हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन से शुरू करेंगे। तो पिछले 10 लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल सब कुछ पढ़ा, चाहे उसमें प्लेन मिरर्स हो, चाहे स्फेरिकल मिरर्स जिसमें कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो सारी वेरिएशंस हमने पढ़ा। यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का ये फर्स्ट पार्ट होगा लेक्चर का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, इसलिए क्योंकि इसका यूज आप पूरे रे ऑप्टिक्स में करने जा रहे हैं, चाहे रिफ्रैक्शन हो, लेंस हो, प्रिज्म हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, हर जगह पर यूज होगा। और बेसिकली अगर बोलोगे सर क्या चीज़ का इंपॉर्टेंस है, तो एक टर्म आता है, पढ़े अगर होगे बच्चों रे ऑप्टिक्स, हल्का कुछ आइडिया होगा, तो एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि कैसे एक्चुअली इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, और दूसरा है कि न्यूमेरिकल में ना हम इसको यूज़ कैसे करते हैं कि जब रे ऑफ लाइट जा रहा है वाटर से ग्लास में, तो ग्लास से वाटर में, तो ये मीडियम से वो मीडियम, तो कहीं एंगल है, तो कहीं स्पीड ऑफ लाइट है, कहीं वेवलेंथ है, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है। उन सारे कॉम्प्लेक्सिटी को शॉर्ट ट्रिक के तहत बहुत ही खतरनाक शॉर्ट ट्रिक लगा के सारी चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे यानी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को जो है रे ऑप्टिक्स में दिक्कत होता है, और उसका जो जड़ है ना कि कहाँ दिक्कत होता है, वो इसी लेक्चर के कारण होता है। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, ताकि दिक्कत खत्म। चलो देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स जड़ मजबूत करना, फिर शॉर्ट ट्रिक बताते जाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। देखने में लगेगा कि बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन पूरा पिक्चर यहीं से बनना शुरू होगा, ठीक। दिमाग में बहुत अच्छा क्लैरिटी, एक एक करके चीज़ों को समझते जाना। तो व्हाट इज प्रॉपर्टी? तो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ एक एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, यानी कि इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट इज नोन एज प्रॉपर्टी। अच्छा, तो कौन है भाई जो इंटरेक्ट करेगा एनवायरनमेंट के साथ? तो पूरा रे ऑप्टिक्स को समझने के लिए दो इंसान का उदाहरण लेते हैं। एक इंसान वो जो खुद हम लोग हैं, यानी ह्यूमन बींग्स, और दूसरे इंसान का नाम है लाइट। लाइट को ना इंसान के रूप में समझो तो थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। तो बोलते हैं कि दो इंसान है भाई, एक इंसान है ह्यूमन बीइंग। कौन है? ह्यूमन बीइंग, जो कि खुद हम लोग हो जाते हैं, ठीक है, ये हो गए हम लोग। अच्छा, और दूसरा इंसान का नाम क्या है? लाइट। तो देखेंगे कि हम लोग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, और लाइट कैसे इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, तो देखते हैं फिर से क्या प्रॉपर्टी होता है। यानी कि प्रॉपर्टी के दो टाइप हो जाएंगे, क्योंकि दो अलग अलग इंसान इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। देखते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी विल बी बेसिकली, देखो ये एक कहला जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, किसको लेकर के डिफाइंड है? हम लोग, है ना, ह्यूमन बीइंग को लेकर, ठीक है। और एक होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये किसको लेकर डिफाइंड है? लाइट। यानी जब भी लाइट आए ना, तो समझ जाना कि एक वर्ड आने जा रहा है, क्या? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। जैसे दुकान का नाम नहीं रहता है, शर्मा ऑप्टिकल्स हो गया, गुप्ता ऑप्टिकल्स हो गया, समझ जाना है। ऑप्टिकल, 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 चश्मा, 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 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट से कुछ ना कुछ उसको मतलब होता है, ठीक। देखते हैं कि क्या। जैसे बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी हम लोग का क्या मतलब हुआ कि हम लोग बेसिकली कैसे कोई प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं कि बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या करते हैं? फोर्स लगाकर। जैसे यहाँ हवा है ना, तो पता है मैं फोर्स लगाता हूँ, देखो, तो फोर्स लगाए तो मेरा हाथ आसानी से मूव कर गया, तो बोले यार लग रहा है कितना लाइटर मीडियम, नहीं लग रहा है कि पार्टिकल समझो कि कुछ है ही नहीं, बड़ी आसानी से मेरा हाथ मूव कर गया। लेकिन वहीं अगर मान लो, हालांकि पता है कि ग्लास वाटर सब पढ़ते तो शीशा का ही उदाहरण लेते हैं। अब ये कैसा मीडियम है, ये वाला देखो कुछ थिकनेस है शीशा, कि इस पर जब हम फोर्स लगाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ इसके अंदर से बड़ी आसानी से पार कर जाता है। सिंस ये सब क्या है, एक ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट में एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। सिंस जब एक ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, तो एक प्रॉपर्टी नाम का चीज आ जाता है पिक्चर में। क्या आया? तो बोले भाई ये बहुत हार्ड लग रहा है, तो हार्डनेस एक प्रॉपर्टी हो गया। कोई चीज देखो बड़ी आसानी से हाथ मूव हो जा रहा, फोर्स लगा रहे, बड़ी आसानी से मूव हो रहा, तो बोलते हैं कि बड़ा लाइटर मीडियम टाइप का है ना। सॉफ्टनेस भी कह सकते हैं, कोई चीज मुलायम हो, रुई को टच करते हैं तो बोलते हैं वाह बड़ा मुलायम है, इसको टच करते हैं तो बड़ी हार्ड लगता है। शर्ट को ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो देखते हैं खींचे तो खींचा भी जाता है, स्ट्रेचेबल है, इलास्टिसिटी है। यानी कि बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करता है, तो ये सब प्रॉपर्टी पिक्चर में आता है। जैसे कि कौन कौन है? हार्डनेस हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, सॉफ्टनेस आ गया, तो ये सब होता है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर है पिक्चर दिमाग में? इधर आते हैं, ऑप्टिकल का मतलब क्या? अब नया इंसान का नाम लेते हैं, लाइट। वो कैसे इंटरेक्ट करता, तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी पिक्चर में आता है, देखो चलिए यही समझते हैं।
सूर्य भगवान से लाइट निकला, ठीक है। जब निकला तो देखा वैक्यूम में जब चल रहा है जहां कुछ भी नहीं है तो उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पूरा उड़ जाते हुए जा रहा है। जाते 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 एयर आता है, एयर में भी उसका स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी देखो क्या है, लाइट जा रहा है, एक एनवायरमेंट आता है उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए जा रहा है। जाते जाते उसको मिल जाता है शीशा। अब शीशा मिला, लाइट क्या होता है, इससे गया, देखा यार इसके अंदर से भी क्या हम आसानी से पार कर पाते हैं। अच्छा, यानी एक ऐसा मीडियम आया जिसके साथ इंटरेक्ट किया तो उसके अंदर से घुस करके पार कर जाता है। लेकिन देखा क्या भाई, हवा में जब थे ना मेरा स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये एक ऐसा एनवायरमेंट है, ऐसा मीडियम है जिसके अंदर मेरा स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है शीशा के अंदर। और फिर बाहर निकलते, फिर हवा में आए, फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट बोलता है कि अरे यार कुछ प्रॉपर्टी अब मेरा लो पढ़ो अब लो। एक ऐसा मीडियम जिसे बड़ी आसानी से पार कर गया तो उसको बोल दिया क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये। क्या बोल दिया, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेकिन वही लाइट देखो जब आता है हमारे शरीर के ऊपर पड़ा, भाई पीछे से यहां से देखो जो है ना पार ही नहीं कर पा रहा है, नहीं पार कर पा रहा, तो एक नया प्रॉपर्टी बोला लाइट, ये एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर से हम पार ही नहीं कर पा रहे, तो बोल दिया क्या है, ओपैक सब्सटेंस है भाई। तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ओपैक सब्सटेंस, ये सब कैसे कौन बता रहा है, तो लाइट बताता है जब वो एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और वही इंटरेक्शन में क्या होगा, एक टर्म आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब ये सब कैसे डिटरमाइन हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से। कहीं स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है किसी मीडियम में, कहीं ज्यादा हो जाता है, तो बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट जो भी ये सब कैटेगराइजेशन आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट पर कैसे डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या कहला गया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। क्लियर, दो तरह के इंसान हैं, ठीक है। अब देखो, सिंस ऑप्टिकल जैसे बोलेंगे ना तो लाइट का हो गया, और एक जो है हम लोग, उसी बेसिस पर दो तरह का डेंसिटी है, एक होता है मास डेंसिटी, एक होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो मास डेंसिटी ये है हम लोग, जो हम लोग को डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, और ऑप्टिकल वर्ड आया का मतलब हो जाएगा लाइट। देखो जरा, अब जो हम लोग डेंसिटी को समझते हैं उसको कहते क्या क्या है, चाहे उसको डेंसिटी बोलो, चाहे मास डेंसिटी बोलो, और चाहे वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलो, सबका मतलब वही होता है, रो, जिसको कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चाहे मास डेंसिटी बोलो या डेंसिटी बोलो या वॉल्यूम मास डेंसिटी, कुछ भी जो है ना यूज किया हुआ रहता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी सबको कैसे डिटरमाइन करते हैं, रो। तो ये कौन सा डेंसिटी क्या है, ये वो है जो हम लोग को समझ में आता है डेंसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण बताऊं कि हनी का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, क्या चीज का उदाहरण लेते हैं बच्चों, हनी का, और एक ले लेते हैं वाटर का। बताना कि कौन डेंसर है और कौन रेयरर है। हम लोग को कौन सा रेयरर और कौन सा डेंसर समझ में आता है। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिए, उसके अंदर कितना ज्यादा मास है, पार्टिकल्स है। अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि डेंसर है, और अगर थोड़ा सा लाइटर, कम मासेस है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो हम लोग बोलते हैं लाइटर है ना। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, खाली रोड हो और उस पर हमें बाइक चलाना हो, वाह खाली रोड है, उड़ियाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और एक रोड ऐसा बहुत भीड़ भाड़ है, तो भैया वहां बाइक कैसे चलाएंगे, धीरे धीरे ही चलाएंगे। यानी कि अगर बाइक चलाना हो जब खाली रोड हो तो मेरा स्पीड क्या हो गया, ग्रेटर, और जब बहुत पॉपुलेशन वाला रोड है, एकदम बहुत भीड़ भाड़ है, तो वहाँ मेरा स्पीड क्या हो गया, कम। तो हम लोग बोलते हैं भैया ये डेंसर मीडियम है, यहाँ से चलाना थोड़ा मुश्किल है, और खाली रोड मेरे लिए क्या हो गया, रेरर मीडियम। तो हमारे लिए डेंसर का मतलब और रेरर का मतलब डायरेक्ट पिक्चर में समझ में आता है, ठीक है। तो वही है जो हमको समझ में आ रहा है। अब हनी और वाटर का अगर उदाहरण ले ले तो पता है हनी थोड़ा गाढ़ा होता है, पानी थोड़ा सा पतला होता है, तो हम बोलेंगे क्या, इसका डेंसिटी ज्यादा है और इसका डेंसिटी क्या है, कम। ये सब कौन कहता है, रो, हम लोग कहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला समझ लो एक तरह से, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या, मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ये। अच्छा ये ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होगा भैया, ऑप्टिकल लाइट बोलेगा कौन डेंसर है और कौन रेयरर है। तो सोचो कि सिंपल है वही चीज, लेकिन बस लाइट कैसे बोलेगा। अब लाइट एयर में चल रहा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, जैसे शीशा के अंदर घुसा लाइट का स्पीड हो गया कम, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट जब बाइक चला रहा है तो देखता हवा में उड़ जाते हुए चला रहा है बहुत भयानक स्पीड से, लेकिन शीशा के अंदर गया तो उसका स्पीड कम हो गया। तो उसके लिए ये कैसा हो जाएगा, बोलो जरा कैसा हो जाएगा, स्पीड कम हो गया मतलब उसके लिए डेंसर मीडियम हो गया,
है कि नहीं? किसके लिए? लाइट के लिए। हेंस लाइट बोलता है ऑप्टिकल वर्ड लगा करके लाइट के लिए स्पीड कम हो गया, बोला यार बहुत लगता है आदमी उदमी रोड पर बहुत खड़ा है, मुश्किल हुआ चलाना, तो डेंसर मीडियम हो गया। और हवा में स्पीड ज़्यादा है तो रेयर मीडियम। हेंस लाइट क्या बोलेगा बच्चों? तो लाइट दो चीज़ का यूज़ करेगा, एक बोलेगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्या बोलेगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड बोलेगा क्या? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्लियर है? ठीक है। तो ऑप्टिकली डेंसर का मतलब कि लाइट के लिए अगर थोड़ा सा डेंस लग रहा है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम, जैसे शीशा के अंदर। और रेयर मीडियम मतलब उसके लिए रोड खाली नजर आता है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? ज़्यादा। जैसे कि मीडियम का उदाहरण ले सकते हैं कि एयर ले लो, और डेंसर का ले सकते हैं क्या? ग्लास। क्या ले सकते हैं? ग्लास। ठीक है। तो बोलते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है भाई? तो बोलते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी होता है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पेयर ऑफ मीडिया। एनी पेयर ऑफ मीडिया का मतलब कि मान लो अभी लाइट जैसे कैसे एयर में चल रहा है और ग्लास में चला गया, तो एयर ग्लास के लिए दिस इज ए पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है। एयर ग्लास के लिए एयर में क्या स्पीड है? v1, शीशा के अंदर क्या है? v2। तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट v1 बटे v2 बोल दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा बोलोगे सर अगर v1 बटे v2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सवाल तो सही पूछ रहा हूं कि ठीक है, एक में v1 एक में v2 हो गया। हाँ, v1 बटे v2 कर दियो ऑप्टिकली डेंसिटी तो क्या हो गया? उससे बहुत मस्त मस्त चीज हो जाता है क्या होता है? आगे बताता हूं एक एक करके। ठीक है, पहले इसको लिख लो। ठीक है। तो ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर, देखो ना एक डेफिनेशन भी लिख के रखा हूं मैं कहीं पे। हाँ, टाइप्स ऑफ मीडियम में तो एक ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगा। ऑप्टिकल का मतलब ही हो गया लाइट के रेस्पेक्ट में। लाइट आदमी है वो कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? लाइट कहता है। कौन है रेयरर, कौन है डेंसर? लाइट को अगर डेंसर लगा, ऑप्टिकली डेंसर, भैया स्पीड पता है क्या हो जाएगा? कम। कितना अच्छा बात है। और रेयरर तो लाइट उड़ जाते हुए बाइक चलाता है। तो ये हो गया मेरे लिए एयर, और ये वाला क्या हो गया? ग्लास। तो डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ कौन? लाइट इन ग्लास ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सच्चे में होता है इतना ही। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ये होता है कितना? 3 × 10⁻, कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। तो मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉलर, ये वाला क्या है? मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लार्जर। ठीक। अब सिर्फ दो इंसान का कहानी बताएं। हमको जो डेंसर लगता है, क्या लाइट को भी वो डेंसर लगता है? क्या ये नेसेसरी है क्या? अगर हमें हनी, शहद अगर लगता है गाढ़ा है तो हम उसको बोलते हैं डेंसर और पानी को बोलते हैं लाइटर। तो क्या लाइट को भी वो डेंसर और रेयरर लगेगा क्या? ऐसा मस्ट है क्या? नहीं है ना। जो हमको डेंसर लगता है बच्चों, हो सकता है वो लाइट को लगे रेयरर, या हमको जो लगता है रेयरर लाइट को लग सकता है वो डेंसर। ठीक है। बस लाइट का जब लगेगा कुछ बोलेंगे तो ऑप्टिकली, जिससे पता चले कि अगर रे ऑप्टिक्स के अंदर डायरेक्ट कहीं पर लिख देते हो ना बच्चों रेयरर मीडियम, गलत हो जाएगा देखो बोर्ड्स के हिसाब से ये चीज कह रहा हूं कि रेयरर कभी मत लिखना, ऑप्टिकली लिखना, क्योंकि लाइट का हम लोग पूरा स्टडी करते हैं। ठीक है। अगर सिर्फ रेयरर मीडियम लिखते हो ना, रेयरर से डेंसर, गलत है। ठीक है। रेयरर से डेंसर इंसान वाला पढ़ रहे हैं, पढ़ना एक्चुअली होता है हमें लाइट का। रे ऑप्टिक्स नाम है लाइट का। ठीक, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। अब देखो यहाँ कि ए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम कौन बोल रहा है? ये हम लोग बोलते हैं। हम लोग जब बोलेंगे तो रेयरर डेंसर बोलेंगे। ठीक है। तो ए डेंसर मीडियम कैन बी एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, यानी कि हमको जो डेंसर लगता है वो कैन बी, लाइट के लिए रेयरर हो सकता है, वाइल ए रेयरर मीडियम जो हम लोग को लगता है खाली, वो उसके लिए डेंसर हो सकता है। ठीक है सर, उदाहरण बताओ। तो ये उदाहरण है, कहां से मैं बता रहा हूं? एनसीईआरटी बुक को रीड करोगे तो पता चलेगा ये लाइन है क्या है। देखना जरा, दो एग्जाम्पल है बच्चों, एक है पानी और एक है टर्पेंटाइन ऑयल। ये पानी तो समझ में आता है, पानी पानी होता है तो टर्पेंटाइन होता होगा। एक ना टर्पेंटाइन मतलब तारपीन का तेल उसको बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसे कि ठेवना वगैरह में दर्द हुआ ना, जोड़ों में दर्द है तो दर्द में उस तेल को लगा के मालिश किया जाता है। ठीक है। तो वो तारपीन का तेल शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, तो टर्पेंटाइन ऑयल। हाँ, तो एक वाटर ले लो, एक टर्पेंटाइन ले लो। तो रियलिटी में क्या होता है? देखो, मास डेंसिटी मतलब क्या? हम लोग को जो लगेगा डेंसर। ठीक है। देखना, मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन।
ठीक है, यानी हमारे लिए क्या है, पानी होगा गाढ़ा और ये होगा पतला, ठीक है, रियलिटी में। लेकिन लाइट के लिए देखो क्या होता है, वाइल ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेसर देन दैट ऑफ टर्पेंटाइन, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर बोले तो वाटर का क्या होता है, लेसर। लेसर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि जो लाइट को लगेगा ना पानी, वो कैसा लगेगा, लेसर का मतलब क्या, रेयरर मीडियम। तो हमें जो डेंसर लगता है ना, वो लाइट को रेयरर लगता है, और हमें जो लगता है पतला है, वो लाइट को लगता है कि वो मोटा है, यानी कि गाढ़ा है। तो ये चीज समझने वाली बात है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा है इन कंपैरिजन टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ किसका, टर्पेंटाइन का। किसका, टर्पेंटाइन का। मैं इधर थोड़ा सा घसका देता हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा देख रहे हो उल्टा है। तो जो हमें लगता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइट को भी वही लगेगा भाई, अलग भी लग सकता है। तो समझंती विद्या है, इसीलिए शुरुआती जो है थोड़ा प्रॉपर्टी से किए थे, ताकि सब चीज समझ में आए हम लोग को। आओ जाओ अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जिस तरह से हम लोग पढ़े थे बच्चों रिफ्लेक्शन के बारे में, क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्शन कि कोई भी जैसे प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई एक रे ऑफ लाइट आता है, हम लोग नॉर्मल बनाते थे, और ये क्या होता था, पूरा कंप्लीट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। तो ये था रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में। अच्छा, तो भैया रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं कि कोई एक मीडियम 1 ले लो, एक मीडियम 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये एयर है और ये वाला है शीशा ग्लास। क्लियर, देखो ये वाला है ना, ये एयर और ये क्या है, शीशा। तो रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, मान लो एक रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आ रहा हो, अगर ये शीशा नहीं रहता तो रे ऑफ लाइट कैसे जाता, ऐसे स्ट्रेट चला जाता है ना, ऐसे आता ऐसे स्ट्रेट चला जाता। लेकिन जिस जगह पर इंटरफेस है एयर और ग्लास का, तो देखा क्या जाता है बच्चों कि कभी भी कोई रे ऑफ लाइट आया, ध्यान से समझना, कोई रे ऑफ लाइट यहां पर आता है तो एक मीडियम से जैसे ही दूसरा मीडियम जाता है ना, तो वो बेंड कर जाता है। क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। तो हमको पता है कि कोई भी सरफेस पर हम लोग करते क्या है, तो बोले जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, सबसे पहले इंसिडेंट पॉइंट पर बनाते क्या है, एक नॉर्मल। क्या बनाते हैं इंसिडेंट पॉइंट पर, एक नॉर्मल। क्या बनाते हैं इंसिडेंट पॉइंट पर बच्चों, एक नॉर्मल। तो ये मेरे लिए नॉर्मल हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया क्या, जो वही रे ऑफ लाइट। रियलिटी समझना जरा, जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाता है तो वो सीधे नहीं जाता, क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। अब बेंडिंग करने के 2 रास्ते हो सकते हैं, मतलब तरीका कैसे, जैसे ऐसे टेढ़ा जा रहा हो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट हुआ इस इंटरफेस पर, तो या तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है या नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा। क्यों होगा, रीजन बताऊंगा थोड़ा देर में, ठीक है, जब चीजें समझ में आएगा। तो यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज, किस तरह से जाना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑब्लिकली जाना चाहिए। ऑब्लिकली मतलब परपेंडिकुलर ना जाए, थोड़ा सा तिरछा। कैसा जाए, थोड़ा सा तिरछा जाता है, तभी जाकर के ऐसा होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्यों बेंड करता है, और अगर कोई ऑप्टिकली रेयर ऑप्टिकली डेंसर जाएगा तो ये सब रटते हैं ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बस सब जगह पर क्यों 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 लगाते जाओ, फिजिक्स नेक्स्ट लेवल से समझ में आते जाएगा। सब जगह पर कोई कुछ बोले बोलना क्यों क्यों, ठीक है, तुरंत तुरंत। तो क्या बोलेंगे, फिनोमिनन इन विच ए रे ऑफ लाइट पासेस, कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे पास करना चाहिए, ऑब्लिकली, टेढ़ा पास करेगा तब, ठीक है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम to another transparent medium, the change in path of ray of light takes place, है ना, मुड़ जाता है। This phenomenon is called refraction of light, refraction of light। अब देखेंगे कि ठीक है रिफ्रैक्शन है भाई, उसका कारण बताओ कि क्यों होता है। तो बच्चों है क्या, जैसे अभी याद है एक एग्जांपल बताए थे कि जब एयर में लाइट होता है तो इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट जैसे ही शीशा के अंदर गया ना, तो देखा रही यार मेरा स्पीड तो कम हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। और एक और चीज देखा, हम जा रहे थे ऐसे, अंदर में जाकर के हम बेंड हो गए, तो बोला ओ लग रहा है मेरा स्पीड जो चेंज हो गया ना, इसीलिए बेंड कर गए। है कि नहीं, 2 चीज हुआ शीशा में जाने के बाद, एक तो स्पीड ऑफ लाइट घट गया, और दूसरा है कि जा रहा था ऐसे, थोड़ा सा बेंड हो गया। तो वो बोला कि भाई व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बोला कि हर अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, डिफरेंट होता है।
एयर में 3 इंटू 10⁸ है, शीशा में 2 इंटू 10⁸ है, पानी में 2.25 इंटू 10⁸ होता है। तो लाइट जब पानी में जाएगा तो अलग तरह से बेंडिंग होगा, है ना। तो लाइट हैज़ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स, जिसके वजह से क्या होता है, लाइट क्या करता है, बेंड कर जाता है इंटरफेस पर। ठीक है, इंटरफेस जो बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब होगा कि दो मीडियम जो लाइन से जैसे सेपरेटेड है उसको बोल देते हैं इंटरफेस। तो बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑकर्स ड्यू टू द किसके वजह से, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, लाइट हैज डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यही चीज़ है, अभी बेसिक से छोटा छोटा। तो कोई रे ऑफ लाइट गया, सबसे पहले वहां पर एक नॉर्मल बना दो, वो क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। ठीक है, दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बच्चों देखो, ये थोड़ा सा नोट डाउन करके ना कहीं रख लो। एक तो अभी स्पीड ऑफ लाइट का देख लेते हैं मीडियम में, 3 मीडियम सबसे हाईलाइटेड होगा, एयर, वाटर और क्या होगा, ग्लास। तो इसको लिख ही लो, न्यूमेरिकल भी आता है, सॉल्व करने के बाद आंसर यही आएगा, ये टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, एयर में 3 है, वाटर में 2.25 और शीशा के अंदर 2 हो गया। तो सोच करके देखो, लाइट को बाइक चलाने में कहाँ आसानी होगा, यहाँ बाइक उड़ियाते हुए जाएगा इतना स्पीड से, लेकिन जैसे ही पानी में घुसा तो उसका स्पीड हो गया कम, तो वो बोलेगा ऑप्टिकली डेंसर है ये, इसके कंपैरिजन में। फिर शीशा के अंदर जाएगा और स्पीड कम हो गया, तो लाइट बोलेगा भैया ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए डेंसर है, यानी कि ग्लास इज मोर ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर एंड देन एयर। ठीक है, लाइट के बारे में बोलोगे बस ऑप्टिकली बोलते जाना और चैप्टर खत्म होते जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन? सबसे पहला बोलते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, देखो बच्चों, रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने लिख दिया है, पता है कि हाँ भाई है ना, बार बार है, सटीक क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर लिखूँ रेयरर या डेंसर, बच्चों आपको ऑप्टिकली लिखना है। ठीक, देखो तो बोले क्या बोलता है, अगर एक रेयरर मीडियम हो और एक डेंसर मीडियम हो तो ये प्रॉपर्टी है, रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ, अभी पहले पढ़ लो। कोई रे ऑफ लाइट अगर ऐसे गया, इंसिडेंट हुआ, तो हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पर हम बनाते हैं एक नॉर्मल जो कि 90 डिग्री पर होगा, दिस इज नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलता है कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब यही रे ऑफ लाइट जाता है तो बेंड तो करता है, स्पीड चेंज होता है, सवाल है कि किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स या अवे। तो रेयरर से डेंसर में गया तो भैया टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। देखो एक्चुअली जाना किधर चाहिए था, इधर, एक्चुअली ओरिजिनल पाथ, लेकिन बेंड कर जाता है इधर। तो नॉर्मल से लेकर के रिफ्रैक्टेड रे है ये, कैसा रे बच्चों, ये रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्शन में क्या लिखते थे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होता था, ये रिफ्रैक्ट कर गया इतना। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल जो बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? तो अभी मान करके चलो प्रॉपर्टी के रूप में, रेयरर से डेंसर में गया, सोचो यहाँ पर क्या है, एयर, और यहाँ शीशा डेंसर मीडियम है लाइट के लिए। तो रेयरर से डेंसर जाता है, स्पीड स्लो हो गया तो भैया सट करके चलता है नॉर्मल से ऐसे। अच्छा, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर डेंसर से रेयरर गया तो, डेंसर से रेयरर गया तो बोले व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम किधर, डेंसर से रेयरर, तो बच्चों टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं, किधर हो जाता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। तो क्या करें, एक रे ऑफ लाइट ऐसे बनाओ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये ओरिजिनल नहीं रहता तो जाता ऐसे ओरिजिनल, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाता है, तो नॉर्मल से ये, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा याद रखने के लायक बता देता हूँ, देखो डेंसर है घना, ठीक है, बहुत पॉपुलेटेड वाला जगह है, तो जा रहा है, अचानक वो चला गया रेयरर, खाली रोड में। भैया खाली रोड में जाता है ना तो आदमी उड़िया के बाइक चलाता है। देखो ऐसे जो बोल रहा दिमाग में रखना, खाली रोड में गया रेयरर में, बाइक उड़िया के चला रहा है, तो भैया उड़िया के चलाना का मतलब है देखो उड़िया गया तो यानी कि दूर हो गया। और बोले कि भैया रेयरर से डेंसर में बहुत घना है, तो भैया सट के थोड़ा धीरे 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 चला रहा है, समझ लो, ठीक है। और उड़ियाने का मतलब भैया उड़िया दिया। तो बस वैसे भी बोलोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा सट के चलेगा इधर रोड के किनारे किनारे या उड़ियाते हुए। उड़ियाना का मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, आर ग्रेटर हो जाएगा इतना, क्लियर है। और यहाँ पर बोलेंगे क्या, तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो स्पीड में अभी ही रिलेशन समझा देता हूँ हल्का सा। रेयरर है लेट स्पीड v1 है, डेंसर है लेट स्पीड v2।
हमें पता चल गया भैया रेयर से डेंसर जाएगा तो सट जाएगा, तो ये R होगा कम इन कंपैरिजन टू I, इन कंपैरिजन टू I। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी में क्या क्या रिलेशन होगा, डेंसर में जाता है तो भैया स्पीड क्या हो गया है, कम। डेंसर में गया है तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एंगल और वेलोसिटी में रिलेशन अभी फिलहाल समझ में आ रहा है कि क्या है। ठीक है, रेयर से डेंसर से रेयर में गया, उड़िया गया, उड़िया गया मतलब बहुत भयानक एंगल हो गया। एंगल ये ग्रेटर है मतलब उड़िया के जा रहा है, यानी कि V2 क्या होगा, बहुत खतरनाक होगा इन कंपैरिजन टू V1। रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी में रिलेशन और एंगल में रिलेशन आगे चल करके ना रीजन बताऊंगा कि क्यों लाइट जो है ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागा, क्यों। अभी तो प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, सोच करके देखो जरा, क्या आंसर समझ में आता है कि इधर से इधर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाएगा, ये कोई बात हुआ, क्यों वो क्यों आगे है, इसी का यूज करूंगा मैं। ठीक, तीसरा होता है कि देखो अभी तक हम लोग पढ़े थे ना, ऑब्लिकली जाएगा तभी लाइट का पाथ जो बेंड करता है। अगर मान लो कि ऑब्लिकली लाइट इंसिडेंट ना हो, नॉर्मली इंसिडेंट हो, तो मतलब जैसे नॉर्मल है उधर ही अगर रे ऑफ लाइट आए तो क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन होता है क्या, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है क्या, नहीं होता है बच्चों। क्या होता है, नहीं होता है। तो ये केस 3 है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम देन नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। यानी रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आया तो ये इधर नहीं जाएगा, मतलब ये रे ऑफ लाइट आया बच्चों तो कोई बेंडिंग नहीं होगा, मतलब ना इधर बेंड करेगा ना उधर बेंड करेगा, चुपचाप एक इधर चला जाता है, सीधे पास कर गया। ठीक है, सिंस इधर कुछ भी बेंडिंग नहीं हुआ तो क्या बोलोगे, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है देख लो जरा, 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो गया, 0, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। इसीलिए जब डेफिनेशन बोलते हैं ना ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो वहां पर ऑब्लिकली वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही हमारे पास ये क्या है भाई, सिंस रिफ्रैक्शन होना है तो इसको बोल दो कि ये मीडियम 1 है, इसको बोल देते हैं मीडियम 2 है, अलग अलग मीडियम है। तो लेट उदाहरण के तौर पे ये रेयर मीडियम बोल देते हैं, ये डेंसर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेंसर। तो पता चल गया कि हाँ रेयर से डेंसर में जाएगा तो रोड के किनारे सट के चलेगा। तो बोलता है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है मेरा नॉर्मल और इधर बेंड कर गया तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो हमने बनाया, और रिफ्रैक्टेड रे, ऑल जो है बच्चों लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करता है। ये सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ, मान लो ये जैसे शीशा है ना, क्या ये शीशा, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आए, ऐसे आगे इंसिडेंट करवा दिए तो यहां पर क्या बनाओगे, नॉर्मल। तो देखो रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे, ठीक है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में, तो जो रिफ्रैक्ट होकर के जो लाइट ऐसे जाएगा ना शीशा के अंदर से घुस करके ऐसे, मतलब शीशा के अंदर जो गया, तो ऑल विल बी इन द क्या होगा, सेम प्लेन। ऐसा नहीं होगा कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे यहां टकराया और शीशा के अंदर इधर चल जाए, नहीं सब किधर होगा, सेम प्लेन में। ठीक है, तो यही है पहला लॉ है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दूसरा लॉ, यहीं से रिफ्रैक्शन चैप्टर का शुरुआत है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो या फिर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है, जो साइंटिस्ट स्नेल के द्वारा दिया गया। क्या वो बोले, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी पेयर ऑफ मीडिया वो ले लिए, मीडियम 1 मीडियम 2 ले लिए, एक रेयर डेंसर मान लेते हैं। रे ऑफ लाइट क्या करवाएं, वो इंसिडेंट करवाएं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो भाई अगर इंसिडेंट करवाएं हैं तो ये कहीं जाकर के रिफ्रैक्ट हुआ होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया होगा। वो क्या कहते हैं ये लॉ कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो मंतों के लिए नहीं, एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए, यानी अभी जैसे बता रहा हूं एयर और ग्लास, तो भैया एयर और ग्लास के लिए कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रखो, कुछ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रखो, साइन आई बटे साइन आर होता क्या है, एक कांस्टेंट होता है ना। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, साइन आई बटे साइन आर। अभी देखने में ऐसे ही लगता है, हाँ ठीक है रट लिए, इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एज अ कांस्टेंट, हो गया, नंबर आ गया, बहुत अच्छा। भैया ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया,
हाँ ठीक है, साइन आई बटे साइन आर कांस्टेंट होता है, हम क्या करें कि नहीं, जैसे हम घड़ी पहनते तो भैया इसका फायदा, घड़ी पहनने से क्या हो गया भैया, वो समय बताता है तो उससे बहुत फायदा है। तो वही बात है कि कांस्टेंट हो गया तो क्या बता रहा है, कुछ बता भी रहा है, मेरे काम का है कि रट ले, नहीं, नो रटंती विद्या बच्चों, समझंती विद्या। ठीक, पहले इसको लिख लो, बताता हूं क्या इसका मतलब हुआ। लिख लिए, लिख लिए, ठीक है। देखो क्या, लेट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए ना, उनके साथ, साइंटिस्ट के साथ अगर कुछ भी, अगर मान लो हलचल अगर हो गया बाय चांस, कुछ भी कोई पैटर्न वैटर्न अगर दिखाई दे, जैसे पीरियोडिक टेबल में देखते हो कभी मास नंबर का कोई पैटर्न, कभी है ना एटॉमिक मासेस वगैरह देखे थे ना, उसका कोई पैटर्न दिखता है तो तुरंत कुछ ना कुछ खोज हो जाता है भाई सिमेट्री है। वही वो क्या कि स्नेल देखो पूरा जिंदगी लगा दी इसको पढ़ने में, एयर और ग्लास ले लिए, क्या किए, एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाए तो मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो मान लो I1 है बच्चों, तो ये हो गया R1 हो गया। वो क्या किए, साइन I1 बटे साइन R1, देखो कुछ एंगल ऑफ ये होगा, कुछ ये आएगा, मान लो ये 30 डिग्री है, ये भैया 15 डिग्री, लेट इट बी। एयर और ग्लास के लिए जब वो रख करके कैलकुलेट किए ना कैलकुलेटर से, आंसर पता है कितना आया, 1.5। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो बोले कि फिर से मैं रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाता हूं अलग एंगल पर, कहां पर, अलग एंगल पर वो कराएं, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, तो भैया इसके कोरस्पॉन्डिंगली कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो ये आया R2, कुछ ना कुछ। तो बोले कि ठीक है फिर से निकालते हैं, साइन I2 अलग एंगल रख दिए, साइन R2 रख दिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए, सब आंसर आ गया 1.5। क्या आ गया, 1.5। उनका दिमाग खराब हो गया, बोले भैया ये क्या हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अलग एंगल रखते हैं, अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है, और साइन बटे साइन करते हैं तो भैया आंसर इतना। सोचो कि जिंदगी कितना खपाए होंगे, उनको क्या पता कि ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऐसा कुछ लगाना है भैया, यहाँ tan कर सकते थे, कॉट कर सकते थे, I प्लस आर को जोड़ करके देख सकते थे कोई पैटर्न आता है क्या, I माइनस आर घटा के देखो, जोड़ करके, गुना करके, डिवाइड करके, साइन कॉस टेन, भैया ट्रिग्नोमेट्री भी है तो 6 फंक्शन है, अब उस 6 फंक्शन में क्या डिवाइड क्या एडिशन, सोचो कितना समय लगा होगा। तो इस पैटर्न पर मतलब पकड़ने के लिए इसको, फिर बोले अलग एंगल लेते हैं, ले लो भैया अलग एंगल, तो अलग एंगल I3, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली पता है अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। बोले कोई बात है, देखते हैं अवरी करके, तो बोले साइन I3 डिवाइडेड बाई साइन R3, कसम से बता रहा हूँ फिर से 1.5 आ गया, तो उनके लिए हो गया कयामत। बोले कि भैया एक खोज हो गया, क्या आ रहा है सब, कांस्टेंट, यानी कि बोले कि भाई अगर एक पेयर ऑफ मीडिया लिए ना, एयर और ग्लास, तो साइन I बटे साइन R कुछ भी ले लो, दैट इज ए कांस्टेंट। अच्छा बोले ऐसा बात है, एयर ग्लास के लिए 1.5 आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एयर और वाटर ले ले फिर से 1.5 आएगा तो और कयामत हो जाएगा। तो फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया उठा लो भैया, आंसर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। नहीं, फॉर ए गिवन है, एनी गिवन नहीं है देखो क्या, यहां पर इंसिडेंट करवाएं एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया, ठीक है। तो ये किए ना एयर और वाटर के लिए, तो साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1 किए, आंसर पता है कितना आ गया, 1.33 आया। कितना आया, 1.33। बोले ओ अच्छा ठीक है, दूसरा एंगल कर देते हैं इंसिडेंट, कर दो भाई, तो साइन I2, अबरी देखे कि साइन R2 कुछ ऐसा आया, कहीं अबरी अलग तो नहीं आ रहा, तो देखे ऐसे रख करके आंसर फिर से आ गया यही। यानी पता है कयामत की वो रात होगी जिस दिन उनके साथ ऐसा हुआ होगा। किसी के भी ज़िंदगी में अगर ऐसा हो जाए, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, तो कयामत की रात होगी कि भैया सारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, कांस्टेंट आ रहा है। उनको समझ में नहीं आया, बोले कि सिंस इट इज़ अ कांस्टेंट, इसका नाम दे दो, नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दे दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं रहता था अनिल इंडेक्स दे देता, क्या फ़र्क पड़ता है आप अपना नाम दे देते तो भी आज दुनिया वही पढ़ रहा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया, ठीक है। ये भी क्या है, कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन I बटे साइन R कांस्टेंट आता है, यानी हम लोग कह सकते हैं अलग पेयर ऑफ मीडिया लोगे ना अलग आंसर, अलग पेयर ऑफ मीडिया लोगे ना अलग आंसर। व्हाट डज दिस इंडिकेट, दिस कांस्टेंट, आगे पढ़ेंगे, लिख लो इसको, ठीक है, कि ये कांस्टेंट क्या बताता है। तो बच्चों देखो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोले। अच्छा एक चीज यहां पर लिखी दूं, जब उसके आगे स्लाइड ये है, तो ये जो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ना, तो बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है साइन आई बटे साइन आर है, इसको ना म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बुक ना कभी कभी जैसे देखोगे 10th का एनसीईआरटी में इस समय सब एन से भी लिखा रहता है, कोई बात नहीं, जो है तो है। यानी कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन आई बटे साइन आर अगर बोलेंगे तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू क्या है, म्यू। अब सिंस म्यू है भैया ये क्या है, तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एक कर करके पढ़ते जाते हैं, फिर देखो बताते जाऊंगा कि क्या है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दो टाइप होते हैं बच्चों, एक कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है दोनों में डिफरेंस समझते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही हो गया रिलेटिव, जैसे बोलते हैं ना कि ये लड़का और ये लड़का दोनों में पढ़ने में कौन तेज, तो बोलते हैं मान लो 100 नंबर का हमने दोनों को पेपर दिया बनाने के लिए, तो ये 70 लाया और 40 लाया, तो बोलते हैं अच्छा इसके कंपैरिजन ये पढ़ने में तेज है। तो रिलेटिव का मतलब होता है टेक एनी टू स्टूडेंट, टेक एनी टू स्टूडेंट, बस दोनों में चेक कर लो कि क्या है। तो यहां पर भी वही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, टेक एनी टू मीडियम। कोई कंपलसरी नहीं है कि वो एक एयर होगा एक ये होगा, नहीं, टेक एनी टू मीडियम। तो देखो अदर देन एयर, एयर हटा लो, मान लो एक शीशा ले लिया, ये पानी ले लिए, एक शीशा ले लिया और एक ग्लास में बोल रहा था भाई दोनों तो सेम होता है, एक ग्लास ले लो एक पानी ले लो, ठीक है। तो टेक एनी टू मीडियम, और तब जब हम साइन आई बटे साइन आर निकालते हैं बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी व्हेन एनी टू मीडियम्स अदर देन एयर, पॉइंट टू बी नोटेड, एयर नहीं होना चाहिए कोई भी दोनों में से। बोलोगे सर अगर दोनों में से कोई एयर हो गया तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब, तो टेक एनी टू मीडियम्स अदर देन एयर आर प्रेजेंट एंड रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया इज कॉल्ड क्या बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इसका मतलब हुआ कि रे ऑफ लाइट ऐसे गया, रिफ्रैक्शन होना चाहिए तो ऑब्लिकली थोड़ा तिरछा इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, तो इधर गया, लेट इट बी इधर, दिस इज एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन। तो हम लोग लिखें कैसे, साइन आई बटे साइन आर इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए निकालेंगे तो आएगा कांस्टेंट, उसको लिख देते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन सटीक लिखते कैसे हैं, तो इसको बोलते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट चल किस में गया, देखो जरा, मीडियम 2 में चला गया, आ कहां से रहा था, 1 से। फिजिक्स में हमेशा ना जो हो जाता है ना पहले हम उसको देखते हैं, कारण बाद में होता है। जैसे रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मान लो भगवान ना करे हो, लेकिन अगर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको बचाने की कोशिश करते हैं, बाद में देखते हैं कि भैया मारा कौन, इन्वेस्टिगेशन सब फिजिक्स में बाद में होता है। तो दुनिया में बाद में होता है तो फिजिक्स में भी बाद में होता है, क्योंकि फिजिक्स दिखाई देता है सब कुछ प्रैक्टिकली। तो लाइट पहले चल किस में गया, चल इसमें गया, आ कहां से रहा था भाई, कारण ढूंढो, तो बोलो आ इधर से रहा था। तो इसको लिखते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी कि जिसमें लाइट चला गया, विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो 1 लिख देते हैं ऊपर। क्लियर है बच्चों, तो इसको कैसे बोलोगे, तो बोले कि यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये 2 मतलब हो गया लाइट किस में गया, और ये है लाइट कहां से आ रहा है, ये लिखने का तरीका होगा, ठीक है। तो देखो यहां एक चीज 1 म्यू 2, तो बोलेंगे कि भाई जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, लाइट किस में गया, लिख लो तो जरा ऐसे, लाइट किस में गया, किस में गया, या कहां गया, किस में गया, ठीक। और ये क्या होता है, ये होता है लाइट कहां से आ रहा है, लाइट कहां से, यही सब है जो है ना, लाइट कहां से आ रहा है, आ रहा है। हिंदी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूं बच्चों उससे आप, जैसे आपको जो लैंग्वेज समझ में आता है ना आप उस लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। कन्नड़ा, बंगाली, मलयालम, जो समझ में आता है उससे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। कि फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग और वेयर लाइट हैज वेंट, कहाँ चला गया है, ठीक है। तो वो नीचे लिख दो, आ रहा है जो कारण बाद में लिख दो, क्लियर कट। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कोई 2 मीडियम है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई अगर एक एयर हो गया तो भैया नया टॉपिक हो जाएगा। अगर दोनों मीडियम में बाय चांस अगर कोई एक एयर हो जाए तो दूसरा क्या होगा, सोचो भैया, दूसरा एयर तो होगा नहीं। अब एयर से एयर में ही जाएगा तो काहे का रिफ्रैक्शन, तो एक ही मीडियम रिफ्रैक्शन तो तब होता है जब 2 अलग अलग मीडियम में हो तो इंटरफेस पर लाइट बेंड करता है। तो एक एयर अगर हो जाए और उसके बाद रिफ्रैक्शन अगर हो तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, यानी कि साइन आई बटे साइन आर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब धीरे धीरे आएगा, पहले लिखना सीखो कि लिखते कैसे और क्या है ये। तो व्हेन एनी वन मीडियम आउट ऑफ द टू इज क्या, एयर, आउट ऑफ द टू कोई एक मीडियम अगर एयर हो एंड रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे एक रे ऑफ लाइट यहाँ गया, एयर है, ठीक है, ये ग्लास है, पता है डेंसर है, थोड़ा बेंड कर जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये आई इतना इतना, तो लिखेंगे कैसे, साइन आई बटे साइन आर जब निकालेंगे हमें पता है कुछ भी आई कुछ भी आर रखते जाओ विल बी ए कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज रिटन एज कैसे, कैसे लिखेंगे, तो बोले लाइट गया किस में, ग्लास में, तो बोले लाइट गया है ग्लास में यानी कि किसी मीडियम में, क्या गया बच्चों, किसी मीडियम में, आ कहां से रहा था, एयर से, तो ऊपर लिख दोगे एयर, यही लिखेंगे मीडियम में, और आ रहा है कहां से, एयर से। ठीक है, तो पता है एक चीज, एयर होता है ना, जैसे एक चीज बताता हूं बच्चों, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि x² + 2x + 3, समझो जरा, कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर क्या लिखा हुआ, सोचो जरा क्या लिखा हुआ, तो बेसिकली ये जब यहां कुछ नहीं होता तो उसका मतलब है 1, यानी क्या लिखा, 1 इंटू बेसिकली x² है प्लस 2x + 3, तो जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता उसका मतलब 0 नहीं है अगर 0 होगा तो 0 इंटू x² तो 0 ही हो गया, कहानी खत्म गया, तो जब कुछ नहीं लिखा 0 नहीं, उसका मतलब है 1। हेंस एक चीज है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है ना वो होता है 1। कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, 1। अभी फिलहाल देखो, आगे बताऊंगा सब कुछ, उसका मीनिंग क्या है, 1 हो गया तो क्या हो गया, 1 हो गया तो बताता हूँ। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ए म्यू एम लिखने का मतलब कि एयर से लाइट आ रहा है और चला किस में गया, किसी मीडियम में, तो सिंस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो मैं क्या बोलता हूँ भैया 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं, 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो मत लिखो, तो क्या लिखोगे, सिर्फ म्यू एम। तो अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है का मतलब लाइट कहां से आ रहा है, एयर से, कहां से आ रहा है, एयर से। ठीक है, तो यहां हो गया खाली। अब सोचो, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऊपर कुछ नहीं है का मतलब होता है एयर, तो भैया जा कहाँ रहा होगा, या तो शीशा में, पानी में, या कोई तेल में, कुछ भी, यानी किसी न किसी मीडियम में ही जा रहा होगा। तो ऊपर कुछ नहीं, हमें पता है एयर, तो भैया नीचे पता है कि हमें कि कोई ना कोई मीडियम में ही जाएगा, तो हम उसको लिखे काहे हम क्यों लिखे जब हमें पता ही है कि नीचे जो भी है वो कोई ना कोई मीडियम ही होगा। हेंस पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, हम भाई इसको भी कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ म्यू लिखते हैं। और ये कितना बेसिक चीज है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को बच्चों फर्स्ट टाइम रे ऑप्टिक्स पढ़ते वक्त दिक्कतें आती है। कोई ये नहीं गारंटी लेके कह सकता है कि नहीं आता है सर, सब कोई को समझ में आता हो, गलत बात भाई, हमको खुद नहीं बुझा, पहला एग्जांपल तो खुद हम है तो बाकी की हम तो नहीं पता है ना, हमको दिक्कत हुआ था समझने में। सिर्फ म्यू का मतलब क्या होता है और ऐसे का मतलब क्या, यह है ब्रह्मास्त्र चीज। तो हम क्या बोलेंगे कि ऊपर कुछ नहीं है लिखा हुआ, नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बोले ऊपर कुछ नहीं है, इट मीन्स एयर, इट मीन्स एयर है ये, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है तो इट मीन्स एनी मीडियम है, तो ये चीज है। तो अकेला कभी बोल देना कि म्यू इक्वल टू 1.5 है, समझ लो जरा, म्यू इक्वल टू 1.5 है मान लो, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर भी कुछ नहीं लिखा नीचे भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि एयर से लाइट आ रहा होगा और गया होगा किसी मीडियम में, तब जाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बटे साइन आर करके 1.5 आंसर आया होगा। तो क्या बोलेंगे, इट मीन्स म्यू है, ऊपर कुछ नहीं है तो एयर गया किसमें, किसी मीडियम, तभी तो रिफ्रैक्टिव हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। मैं जो भी लिखता हूँ ना, आम इमली जो भी लिखता हूँ ना, सब कुछ अपने नोट्स के अंदर डालो, हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू चाहे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, म्यू एम, या फिर सिंपल सा लिख दो म्यू, हो गया, ठीक। आगे चलते हैं जरा, देखो अब आता है डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी तक उसका मीनिंग पर हम गए ही नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है ना। जैसे बोले घड़ी पहनते तो उसे क्या हो गया, काहे हाथ में ऐसे टांगे हुए, सर फायदा है इसका, फायदा है, इससे टाइम पता चलता है, तो बहुत कुछ दुनिया में पता चलता है, शाम हो रहा है कि रात हो रहा है कि दिन हो रहा है, बहुत फायदा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिए तो उससे क्या फायदा हुआ, समझे भी नहीं आ रहा क्या फायदा हुआ इतना पढ़ लिए पता ही नहीं चल रहा है।
पता चलेगा बच्चों डेफिनेशन के बाद, ठीक। हाँ, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन बिंदास। यहाँ तो सबसे पहला जो है ना, कैसे डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, बेंडिंग हो जाए तो रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स, एंगल्स कैसे डिफाइन करोगे, तो बोले एक रे ऑफ लाइट ऐसे है, रेयर से डेंसर जा रहा है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया होगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, देखो लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर जो हो जाएगा, ये होगा क्या, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका क्या सीखा बच्चों, गया कहाँ, तो बोले मीडियम 2 में, ठीक है। तो बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू आ कहाँ से रहा है, 1 से, लिख दिया ऐसे। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ एंगल्स के रूप में, कि हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज डिफाइंड। तो बोलेंगे कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो सर ये तो पता ही था, फिर से क्यों लिखा है भाई। अब क्या बताऊं दिल में मेरे कि क्या है है ना। नोट्स जब देखोगे सिस्टमेटिक तो अच्छा से समझ में आएगा। उसके लिए बच्चों थोड़ा देर में जब तेज बनोगे ना खतरनाक, तब पता चलेगा आंसर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन किसके लिए, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए ऐसा होता है। अब यहाँ पर ना हम एक ट्रिक बनाते हैं। क्या ट्रिक बनाते हैं, ये देखो कि जब भी इस तरह से एंगल्स के रूप में अगर लिखना हो तो गौर करो बच्चों, ऊपर है ये, नीचे है ये। एक एरो अगर मैं ऐसे लगा दूं तो इसका क्या मतलब हुआ, लाइट देखो ऐसे करो अगर खटाक से तो यानी कि 1 से 2 में जा रहा है। देख लो गौर करके, लाइट किधर जा रहा है, 1 से 2 में। अच्छा, तो सीधा सीधा अगर कोई बोल दे ना वाटर से ग्लास में गया, वाटर से ग्लास में गया, तो भैया वाटर लिखो, ग्लास लिखो, एक एरो मार दो, समझो कि वाटर से ग्लास में चला गया। पहला एरो तो ये हुआ। दूसरा क्या है कि जो मीडियम यहाँ लिखा हुआ है 1, उसमें कौन सा एंगल ऑफ मतलब एंगल बन रहा है, तो आई बन रहा है। तो देखो क्या 1 में बन रहा है आई, ठीक है। सिमिलरली जो नीचे लिखा हुआ है मीडियम 2 उसमें कौन सा एंगल बन रहा है, आर, तो इसमें बन रहा है आर। यानी यहां से कुछ कुछ समझ में आया बच्चों। अभी ना लग रहा है, देखो एक रटंती विद्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज डिफाइंड साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अरे भाई साइन आई बटे साइन आर ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में जब ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री देगा तब काहे का साइन आई बटे साइन आर। और वाटर से ग्लास में चल जाए, ऐसे रे डायग्राम बना दे, तो हम क्या करेंगे। है बड़ी कंफ्यूजन हुआ था इधर से उधर चल गया, भैया साइन आई बटे साइन आर तो रटे हुए हैं, अब कौन आई कौन आर। तो उसके लिए ट्रिक काम करेगा कि एक बार आपने लिख दिया ना कि 1 से 2 गया, ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आ गया, एरो ऐसे किए तो 1 से 2, तो जो यहाँ लिखा जाए उसका एंगल ऊपर छाप दो और जो नीचे है उसका एंगल नीचे छाप दो। यानी कि इसका कोडिंग ट्रिक क्या हो रहा है पता है क्या, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर 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 और क्या है नीचे 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 नीचे। क्या इसका मतलब हुआ ऊपर ऊपर नीचे नीचे भाई, ऊपर मतलब जो लिखे ऊपर तो ऊपर का एंगल, नीचे तो नीचे का एंगल, हो गया खत्म, टेंशन बिंदास। जैसे कि अगर एक उदाहरण बताऊं, मान लो कि जो बोले ना लाइट जो है जा रहा है बच्चों कहां से कहां पता है, वाटर टू ग्लास। कहां जा रहा है, वाटर टू ग्लास। देखना ये है वाटर, ये है ग्लास, लाइट ऐसे रे ऑफ लाइट आया ऐसे गया, ये है 40 डिग्री और ये है मान लो कि 60 डिग्री। लिखोगे कैसे, वाटर से ग्लास में जा रहा है तो हम लिख देंगे भैया वाटर म्यू ग्लास। देख लो जरा, वाटर से ग्लास में चला गया। और क्या सीखा एंगल, ऊपर ऊपर छापो नीचे नीचे छापो। वाटर में क्या बन रहा है, वाटर में क्या बना 40, तो भैया ऊपर छप गया 40 डिग्री, ठीक है। ग्लास नीचे नीचे, ग्लास किधर है भाई, ग्लास में 60, तो ग्लास में 60। कितना मस्त हो गया, लाइट गया किधर छापे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, खत्म। हमको साइन आई बटे साइन आर भैया रटना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को बड़ी दुख तकलीफ पहुंचाया, हम इस नहीं रटेंगे भाई। आप लोग रटो बच्चों, मैं तो नहीं रटने जा रहा हूँ कि साइन आई बटे साइन आर। अगला दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, तो हम देखे थे कि लाइट जो है ना हवा में रहता है तो उसका स्पीड अलग था, और शीशा के अंदर गया तो भाई उसका स्पीड घट गया अलग अलग स्पीड से, ठीक है। तो बोलते हैं मान लो मीडियम 1 में V1 है, और मान लो मीडियम 1 में कितना स्पीड है V1, और डेंसर में चला गया तो स्पीड कितना है V2। कैसे डिफाइन होता है, तो ये डेफिनेशन है। हमको क्या करना है, बेसिकली इससे ट्रिक बनाना है। रे ऑफ लाइट ऐसे गया,
रिफ्रैक्ट करे, दिस इज एंगल ऑफ ऐसा इतना, ठीक है। तो बोलता है क्या, लाइट गया किस में, देखो जरा गया किस में, 2 में, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज क्या, तो बोलते हैं कि ये होता है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन 2। क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखना ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू 1, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज क्या, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये इस तरह से डिफाइन होता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ऐसे लिखोगे ना, जो कि साइन आई बटे साइन आर होगा यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंगली, वो होता है V1 बटे V2, यानी कि ठीक है इस तरह से डिफाइंड है। हम यहाँ से क्या समझे कि भाई ऊपर जो है ना, सबसे पहले देखो क्या, एक एरो ऐसे मारो, एक एरो ऐसे मार दिए, ठीक है, मारे तो पता चला 1 से 2 में गया है। दूसरा क्या है, जब देखिए कि अच्छा इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है, हमने रट लिया डेफिनेशन, अब तेज बनते हैं कि अगर ऊपर 1 लिखा हुआ ना, तो उसी का वेलोसिटी ऊपर लिखा हुआ है, ओ 1 मीडियम में V1 है तो ऊपर लिख दिया, और जो 2 है ना उसका स्पीड नीचे लिख दिया, ओ हो भाई, ये भी वही हो गया ना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। एक बार बस बता दो कि लाइट गया किधर से किधर, खटाक से छाप देंगे, ऊपर वाला स्पीड ऊपर, नीचे वाला स्पीड नीचे। अगर वाटर म्यू ग्लास, वाटर से ग्लास में जाता है तो वाटर का वेलोसिटी, वाटर छाप दो ऊपर, ग्लास है तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास छाप दो नीचे। भैया कितना आसान है है कि नहीं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, खत्म। अब आ जाते हैं, पता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। क्या है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो हालांकि वेवलेंथ जो है क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मान लो, अभी समझता हूँ बच्चों कि आपने EM वेव्स में पढ़ा, SHM और वेव्स में भी हम लोग पढ़े, ठीक है, तो वेवलेंथ मानता हूँ कि आता है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा। मान लो यहाँ पर वेवलेंथ है λ1 मीडियम 1 में, और वेवलेंथ है λ2 इसमें, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन होता है, फिर से रे ऑफ लाइट गया किधर किधर, तो बोले रे ऑफ लाइट यहाँ आया, दूसरे मीडियम में चला गया, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे डिफाइन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, गया है 2 में लाइट, ठीक है, गया, आ कहाँ से रहा है, 1 से। ये डिफाइन कैसे होता है पता है, इट इज अ रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऐसे ये डिफाइन होता है, डेफिनेशन है कि वेवलेंथ में कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। जरा देखते हैं, कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं भाई कि इसका क्या हिसाब किताब है। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। लाइट गया किधर से किधर, 1 से 2, तो एक एरो मार दो ऐसे, 1 से 2 चला गया, और देखते हैं कि वो जो 1 है ना उसी का वेवलेंथ है 1 1 और 2 2, यानी फिर से ट्रिक बैठ गया। क्या बच्चों, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, यानी कि अगर वाटर से ग्लास में जाए तो छाप दो वाटर ग्लास, वाटर का वेवलेंथ ऊपर, नीचे ग्लास है तो ग्लास का वेवलेंथ, ठीक है। इस तरह से ये डिफाइंड होता है। लिखिए 3 डेफिनेशन, आ जाओ। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होता है। बहुत बार पढ़े हैं, SHM में पढ़े, वेव्स के अंदर पढ़े, EM वेव्स के अंदर पढ़े, फिर से आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। देखो सबसे पहले बोलते हैं वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ क्या है, तो जो हम लोग बोलते हैं ना डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये सब जो पढ़ते हैं उससे भैया वेवलेंथ समझ में बच्चों आता है नहीं। क्या है वेवलेंथ, यहाँ से डायग्रामेटिकल थोड़ा सा समझो, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी जरूरत पड़ेगा। तो मान लो कि हम लोग ऐसे ना एक वेव बना दिए, देखना रटंती और समझंती में कितना डिफरेंस होता है। क्या बोलता है व्हाट इज वेवलेंथ, तो बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो क्रेस्ट है, क्रेस्ट है, क्या है ये क्रेस्ट, और ये है क्रेस्ट, ठीक है, ये है ट्रफ, ये है ट्रफ। तो 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। कसम से बता रहा हूँ बच्चों, कसम खाकर बता रहा हूँ कि जो अपना हाल 11th 12th में जो हम वेवलेंथ समझते थे, आप बताना ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कि आपको वेवलेंथ ऐसी समझ में आता था या आप बहुत तेज हो बच्चों, आपको सब कुछ समझ में आता है, ठीक है, आप बता देना। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ। देखो क्या, जब रटते थे ना ऐसे करके, बहुत बचपन से रटाया जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, कोई एक वेव बनाए, ये डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, कोई वेव ऐसे लहर है, ठीक है, एक स्केल लेंगे, यहाँ पर क्रेस्ट पर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, एक स्केल से ऐसे कर करके जो है ना मीटर से डिस्टेंस ऐसे नाप लेंगे। मान लो जितना डिस्टेंस आएगा ना यहाँ से यहाँ, ठीक है, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक, ये वेवलेंथ हो गया। क्या यही वेवलेंथ है क्या कि सच में यहाँ से यहाँ नाप लो या क्रेस्ट से यहाँ ये डिस्टेंस नाप लो तो ये वेवलेंथ हो गया। क्या ये है क्या बच्चों, डेफिनेशन वाइज सही है,
लेकिन जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज जो समझ में हमें आता है कि फीता से ऐसे लेकर के नाप लिया कितना वो गलत है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बोलते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, रियलिटी कुछ और है। क्या है रियलिटी वो बताता हूँ, जरा समझो वेवलेंथ क्या है। देखना, चाहे पता है सर्कुलर मोशन पढ़ो या पेंडुलम पढ़ो एसएचएम या साइन वेव पढ़ो, भैया ये सब सेम है। ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। कैसे देखते हैं, एक पार्टिकल है यहां पर, मान लो कि ए पॉइंट पर, ये ना गोल घूम कर करके ऐसे यहां से लेकर के यहां तक आया, तो बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल कवर किया। कितना डिग्री? 360 डिग्री हुआ। यानी कि वन साइकिल में जो एंगल कवर करता है वो क्या कितना कवर किया? 360 डिग्री एंगल। और भाई डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहां से चलते 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 यहां तक आया, तो डिस्टेंस कितना होगा? सरकमफरेंस के बराबर, और वो 2 पाई आर होगा। क्या होगा वो? 2 पाई आर। यानी कि वन साइकिल में ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि एंगल कितना चलता है भैया तो 360 डिग्री। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर करता है तो वो सरकमफरेंस के बराबर होता है, सरकमफरेंस। और वो कितना हो जाता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पर देखो क्या है, जैसे यहां से एक बार यहां तक आया नहीं है तो ये 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर जाएगा 180, फिर 180, यानी कंटिन्यूअस मोशन चलते जा रहा है। 180 180 आगे बढ़ते जाएगा, समय पार होते जाएगा। यहां देखो जरा साइन वेव में, या कोसाइन वेव भी ले सकते हो। देखिए यहां से लेकर के यहां तक आया, कितना हुआ? 180 डिग्री। सही है कि नहीं? देखो 180, उसका आधा कर देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से यहां 180 डिग्री हो गया, फिर यहां से यहां गया, ये हो गया कितना डिग्री? 360 डिग्री। और पता है कि यहां से लेकर के यहां तक जैसे 360 डिग्री कंप्लीट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक साइकिल कंप्लीट हो गया, है ना। जैसे पीरियड ऑफ द फंक्शन निकालते थे सब, तो एक कंप्लीट साइकिल। फिर से यहां से वो रिपीट करेगा फंक्शन, तो एक कंप्लीट साइकिल साइन वेव में हुआ तो कितना डिग्री हुआ? तो बेसिकली ऐसे ऐसे है, लेकिन अंदरूनी समझंती विद्या वो सर्कुलर मोशन है। यहाँ से यहाँ 180 डिग्री कंप्लीट किया, 180 डिग्री कंप्लीट किया, यानी वन साइकिल, यानी वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन, वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर किया। बोलो कि नहीं? कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर किया है। यानी कि बेसिकली क्या हो गया बच्चों? 360 डिग्री हो गया। डिस्टेंस वाइज बोले तो 2 पाई आर हो गया, सरकमफरेंस के बराबर, ठीक है। पेंडुलम में भी वैसा ही था, यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये 180 डिग्री, उधर से वापस आता था यहाँ पर, तो हम लोग बोलते थे क्या? एक साइकिल वो कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया था? एक कंप्लीट साइकिल। हर ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड, फिर ये भी एम्पलीट्यूड, फिर एम्पलीट्यूड, फिर एम्पलीट्यूड, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री। तो देखो एक साइकिल का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, कितना हुआ? 180 डिग्री, फिर वापस घूम के आया 180 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में 90 90 90 90 360 डिग्री होता है। दुनिया गोल है। कोई भी चैप्टर पढ़ो, सर्कुलर मोशन पढ़ो, चाहे एसएचएम वेव्स पढ़ो, चाहे वेव्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। क्लियर हो गया? ठीक। अब इसी साइन वेव के अंदर हम बोले, जो हमको रटाया गया कि ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट को बोलते हैं वेवलेंथ। अरे भाई ये तो ऊपरी विद्या हो गया। अंदरूनी विद्या देखो क्या है बच्चों, ये क्रेस्ट जो बोलते हैं ना एक्चुअली यहाँ है, और ये जो क्रेस्ट बोलते हैं ये एक्चुअली ये है। तो देखो गौर करके, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक जब एक पार्टिकल चल करके आता है तो क्या हो रहा है? तो बोले यहाँ से चल करके आया ना तो ये 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो 180 डिग्री हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया तो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। बोले ओ, यानी कि जब एक क्रेस्ट से चल करके जब एक क्रेस्ट के पास आता है तो टोटल एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल कितना है? 90 180 90, यानी कि टोटल कितना होता है भाई? 360 डिग्री कवर करता है। ओ 360 डिग्री कवर किया, यानी कि वो हो गया एंगल। और हमें पता है कि जब एंगल 360 डिग्री के कवर करता है तो डिस्टेंस कितना होता है? वो सरकमफरेंस के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? सरकमफरेंस के बराबर होता है। यानी ये जो डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, लग रहा है जैसे कोई फीता लेंगे, मेजरमेंट लाइन से नाप लेंगे, वो डिस्टेंस हो गया गलत। वो सर्कुलर मोशन का डिस्टेंस है, एक कंप्लीट साइकिल का, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं व्हाट इज दिस? भैया वेवलेंथ है क्या? डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है? कौन सा डिस्टेंस है? बोले भैया सरकमफरेंस है, एक कंप्लीट साइकिल का डिस्टेंस है ये। तो हम लोग को जो रटंती विद्या कराएगा ना बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट इज वेवलेंथ, को जरूरी है क्या? नहीं भाई, डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी जो ना, ये भी डिस्टेंस बोलोगे तो क्या होगा? वेवलेंथ ही होगा। गौर करके देखो, बस देख लेना कि 360 डिग्री कंप्लीट हो रहा है क्या? एक साइकिल हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो भाई दैट इज वेवलेंथ। सिंपल सा फंडा। देखो 90 डिग्री चालू हुआ ना, ऐसा करो 45 डिग्री पीछे कर दो यहाँ।
और जहाँ 90 वहाँ से 45 डिग्री पीछे कर दिए, तो इधर से 45 पीछे, इधर से 45 पीछे। क्या यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ कहलाएगा क्या? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि 45 यहाँ, फिर वहाँ से 45 हम कम के टोटल कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ। क्लियर है? लिख लेना बच्चों, लिख लेना रफ कॉपी में। ये एक चैप्टर नहीं, हर चैप्टर में काम करता है फिजिक्स के अंदर। आ जाओ। तो हेंस ये जो लैम्डा है, यह डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, तो बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन कंप्लीट साइकिल, जो कि किसके बराबर हो जाता है? 2πr के बराबर हो जाता है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? 2πr। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। स्पीड तो किस स्पीड से जा रहा है, नहीं होता दन 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 जा रहा है या थोड़ा सा स्लो जा रहा है, तो वो स्पीड हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बिल्कुल देखो जरा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, या नंबर ऑफ साइकिल्स कितना कवर करता है पर सेकेंड, तो उसको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ऐसे, ठीक है, एक वेव है और दूसरा वेव मैं बनाता हूं ऐसे, और मैं बोलूं बच्चों कि इसका फ्रीक्वेंसी है मान लो f1 और इसका फ्रीक्वेंसी है f2, तो कितना नंबर ऑफ साइकिल्स कवर करता है एक सेकेंड में? एक सेकेंड कितना हुआ? खटाक खटाक। ठीक है, तो देखो खटाक, अभी चलो करूंगा मैं, खटाक, ओ भाई इतने दूर तक आया एक सेकेंड में। ठीक है, ये देखना जरा, ये देखना जरा, ऐसे करना, चलो खटाक। अब देखो क्या हुआ है, देख रहे हो? इसके कंपैरिजन में क्या हुआ बच्चों? ये नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं लग रहा कि समझ लो 2 साइकिल्स कवर कर लिया, इसके कंपैरिजन में ये तो थोड़ा सा ज्यादा ही कवर करेगा, है ना? खट 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 खट। एक मैं ऐसे बोल रहा हूं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ वर्ड्स स्पोकन पर सेकंड बड़ी ज्यादा है। एक होता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन, तो ये क्या है भाई? नंबर ऑफ वर्ड्स स्पोकन बहुत कम है एक सेकेंड में, तो उसका फ्रीक्वेंसी कम, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। ठीक है, अच्छा, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि f2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन f। इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकंड में दन कर लेगा, 2-3, इसमें तो आधा ही करेगा। तो फ्रीक्वेंसी ये होता है। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करता है? बहुत पॉइंट वाला बात बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है। जैसे आज तक मान लो न्यूज़ चैनल है और एबीपी न्यूज़ चैनल है, ठीक है, इंडिया टीवी, मान लो न्यूज़ चैनल का उदाहरण लेता हूँ, तो हर न्यूज़ चैनल या कोई भी जी सिनेमा हो जाए, कोई भी, सबका क्या होता है? एक अपना जो है मेन स्टेशन है जहाँ से वो सिग्नल क्या किया जाता है? रेडिएट किया जाता है। अब आज तक अलग फ्रीक्वेंसी पर कोई भी चीज़ को रेडिएट किया जाता है। मान लो 90 हर्ट्ज पर वो सिग्नल निकलता है, ठीक है, इंडिया टीवी या एबीपी न्यूज़ सबका अलग अलग, एक 90 हर्ट्ज है, एक 100 हर्ट्ज है, एक 103 हर्ट्ज है। मान लो वो फ्रीक्वेंसी पर क्या हुआ? सोर्स से रेडिएट किया गया, ठीक है, दिल्ली से, जहां उसका नोएडा ऑफिस है, और पूरा दुनिया में उसको रेडिएट कर दिया गया। अब वो सिग्नल सोचो क्या होता है? निकला आज तक का मान लो 90 हर्ट्ज का सिग्नल एक निकला। अब वो रे देखते थे कि भाई कोई ऑफिस है, शीशा का ऑफिस है, लेकिन शीशा के अंदर घर में टीवी लगा हुआ है, तो वो रे ऑफ मतलब जो लाइट है क्या है, या फिर रेडिएशन जो है वो क्या हो रहा है बच्चों? शीशा से भी पार करके आ रहा है। तो ऐसा है क्या कि कोई मेरा घर पूरा शीशा का है, पूरा समझ लो शीशा का है, ये टीवी लगाए हुए हैं, तो ठीक इधर आज तक का जो चैनल आ रहा है वहाँ से 100 हर्ट्ज नोएडा का हेड ऑफिस से निकला और शीशा से पार करके वो कल तक हो जाता है। ऐसा होता है क्या कि भाई आज तक वाला निकल करके शीशा से ना कल तक हो जाएगा, उसका अलग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा? ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी हमें समझ में आता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा चीज है जो मीडियम से पार जब करता है ना, तो वो चेंज नहीं होता है, आज तक ही रहेगा। टीवी में आज तक वही फ्रीक्वेंसी से नजर आएगा, एबीपी न्यूज़ का एबीपी न्यूज़ ही नजर आएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पर करता है? वो डिपेंड करता है सोर्स पे। सोर्स का मतलब कि जहां से वो रेडिएट हो रहा है, अगर वहां चेंज कर दिया तो फिर समझो कि चेंज हो जाएगा, है ना? क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलोगे बच्चों? इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स। इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स, सिंपल सा। सोर्स अगर चेंज हुआ तो ही ये चेंज होगा, नहीं चेंज हुआ कांस्टेंट रहेगा। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है शीशा के अंदर से, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज व्हेन इट पासेस फ्रॉम, तो बोलेंगे व्हेन इट पासेस फ्रॉम 1
passes from one medium to another, ट्रांसपेरेंट मीडियम सटीक से लिख लेना, when it passes from one medium to another medium। तो यही एक ऐसा पैरामीटर है जो भाई चेंज नहीं होता है। विश्वास करोगे बहुत जगह पर यह सवाल ऑप्शन में पूछा गया है। बना लिया इसको। अच्छा, तो हमने वेलोसिटी पढ़ा, मतलब स्पीड पता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन डिराइव करने के लिए देखो क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। बच्चों एक कंप्लीट साइकिल के लिए देखो लिखते हैं, एक कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए क्या लिखे, तो बोले कि लिखते थे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अगर एक कंप्लीट साइकिल कवर किया तो डिस्टेंस क्या कहलाता है, आज से नया नाम हम लोग पढ़ें क्या, वेवलेंथ। होता तो सरकमफ्रेंस वही है, तो वो वेवलेंथ हो गया। स्पीड भी कहलाता है। और टाइम, तो हमें पता है कि कोई भी एक कंप्लीट साइकिल कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ठीक है, तो ये लैम्डा है, टी को इधर लेते आओ तो ये क्या बन जाएगा, 1/t। अगर टी को इधर लेते आएंगे ये बन गया v। और हमको पता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि लैम्डा इनटू एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, v। हेंस v बराबर क्या हो गया, एफ लैम्डा। क्या हो गया, v इक्वल टू बच्चों, v इक्वल टू हो गया एफ लैम्डा। बड़ी हाईलाइटेड रिलेशन। अगर एयर की बात करें तो बस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को c से डिनोट करते हैं, तो c इक्वल टू एफ लैम्डा हो गया। तो जब भी बोलेगा v इक्वल टू एफ लैम्डा क्या है, अरे भाई वो एक कंप्लीट साइकिल का डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। अगर सही से वेवलेंथ हमको नहीं समझ में आएगा तो हम थोड़ी लिख पाएंगे कंप्लीट साइकिल को वेवलेंथ बोलते हैं। हम तो रट के आए हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, उधर ही रह जाएंगे, हम लिख ही नहीं पाएंगे इसको कि वो सरकमफ्रेंस होता है। हुआ क्लियर, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, चलो एक सवाल ही देख लो यहाँ पर क्या है कि भाई विच पैरामीटर डू नॉट चेंज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो वो एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल, कहानी आज तक का चैनल, ठीक है, वहाँ से निकला नोएडा ऑफिस और शीशा के अथी से पार करता तो भैया वो आज तक ही रहता है, यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो विच पैरामीटर डू नॉट चेंज, बोलेंगे कौन सा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। ठीक है, आज बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ लग रहा है क्या, यहाँ पर कुछ कुछ था क्या, एक सेकंड बच्चों मैं जरा एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, ऐसे हो गया, हाँ ठीक है चलेगा। एक सेकंड बच्चों देख रहा हूँ कि है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब वो रीजन जरा देखते हैं, सब कुछ पढ़े ना। वाई डज लाइट बेंड टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट क्यों बेंड करता है व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो उसमें केस 1 पढ़ते हैं कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। पढ़ लिए थे रेयर से डेंसर जाता तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। आज पढ़ रहे कि क्यों क्यों क्यों। तो बोलते हैं ठीक है देखो, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। किधर है भाई, रेयर, रेयर में स्पीड है v1, डेंसर में स्पीड है v2। तो हमें पता है कि v2 अगर डेंसर मीडियम है बच्चों तो v2 विल भी क्या हो जाएगा, बोलो जरा, लेस देन v1। क्यों, क्योंकि जो डेंसर मीडियम होता है लाइट का स्पीड उसमें क्या होता है, कम होता है। लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम, इन कंपेरिजन टू दिस। ठीक, अलग से अलग मीडियम में गया है तो भाई रिफ्रैक्शन तो होगा। देखो अपनी आप लेट इट भी, मान लो इधर आर कुछ होने जा रहा है, ठीक है, क्या है बच्चों, इधर आर कुछ होने जा रहा है। देखना यहाँ से कैसे रिलेट करेंगे। लाइट गया किधर से किधर, 1 से 2 में, 1 से 2 में, तो लिखो कैसे, 1 म्यू 2। डेफिनेशन हम 3 पढ़े हैं बच्चों, क्या, एंगल्स के टर्म्स में, स्पीड के टर्म्स में और वेवलेंथ के टर्म्स में। तीनों का शॉर्ट ट्रिक कैसे है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो 1 से 2 में गया, 1 से 2 में गया, तो स्पीड कैसे छापोगे, ऊपर v1 हो गया, नीचे v2 हो गया। देखो ऊपर ऊपर नीचे नीचे छाप दिए। एंगल कैसे छापते हैं, ऊपर ऊपर। तो 1 में कौन सा बन रहा है, आई। अब मान लो कि इधर बन रहा है कितना, आर, तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। लिख दिया डेफिनेशन। अच्छा, अब हमको पता है कि देखो v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, साइन आई, v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, साइन आर। ऊपर ऊपर नीचे नीचे है ऐसे। देखो बोलेंगे सिंस v2 इज लेस देन क्या है, v1, v2 इज लेस देन v1, तो भैया v2 के सामने है क्या बच्चों, क्या है, साइन आर। यानी हम कह सकते हैं कि साइन आर विल बी लेस देन साइन आई। डायरेक्टली है ना, इसके सामने 1, ये 2 2, तो ठीक है, v2 के सामने क्या है, साइन आर, v1 के सामने क्या है, साइन आई। तो हमने लिख दिया। अब साइन आर अगर कम है इट मीन्स क्या, आर इज लेस देन आई। देख लो
क्योंकि हम जानते हैं कि अगर साइन का वैल्यू अगर कम है तो उस एंगल का वैल्यू भी क्या होता है, कम, और अगर साइन का वैल्यू ज़्यादा तो एंगल का वैल्यू भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या मैंने ये बोला भाई, क्या बोला कि साइन 0 अगर है तो देखो 0 होता है, साइन 30, एंगल बढ़ा दो, एंगल बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 1/2 0.5, देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। साइन 45 अगर बोलेंगे कितना होगा 1/√2, ये बढ़ करके हो जाता है 0.707, ठीक है ऐसे। यानी क्या है, जब एंगल बढ़ता है ना तो साइन का भी वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, साइन का वैल्यू घट रहा है तो वैल्यू भी घटता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर साइन वाला चीज कम तो समझो कि उसका जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है, कम, या एंगल भी कम। यहां जाओ, साइन आर लेस, यानी कि एंगल भी क्या होगा, लेस। देख लो बच्चों क्या है, समझ में आ गया कि जब इधर से उधर जाएगा तो मैं आर क्या बनाऊं, ज्यादा बनाऊं कि कम बनाऊं। आर बनाना क्या है, कम इन कंपैरिजन टू आई। तो सीधे जब ऐसे जाता तो ये था आई, तो ये टोटल होता आई। देखो जरा स्ट्रेट स्ट्रेट, तो ये टोटल होता आई, तो उसके कंपैरिजन में हमें आर क्या बनाना है, कम। तो कम कैसे बनेगा, जब इधर होगा भाई, दूर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कम करोगे, इट मीन्स दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब रेयर से डेंसर में जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस, इट मीन्स इट हैज़ टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझे, देखो डेफिनेशन सब पढ़े तो क्लियर हुआ। सिमिलरली उसका उल्टा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर अगर जाएगा तब बताओ, ठीक। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, दिस इज आई, इसमें स्पीड v1 है, इसमें स्पीड v2 है, तो बोलेंगे डेंसर है का मतलब कि v1 कम है v2 से। देख लो जरा, इसमें स्पीड कम होगा और रेयर में जाएगा तो स्पीड उड़ी आ जाएगा, v2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। 1μ2 कैसे होता है, ऊपर ऊपर, तो v1/v2। साइन कैसे लिखोगे, 1 में कौन सा एंगल बन रहा है, तो 1 में बन रहा है आई, तो दिस इज साइन आई, तो इधर क्या हो जाएगा साइन आर, जो दूसरा मीडियम में गया। देखो डायरेक्टली है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ध्यान देखना, v1 इज लेस देन, तो कैसे बोल देंगे, सिंस v1 इज लेस देन v2, तो v1 मतलब साइन आई, तो साइन आई विल बी लेस देन साइन क्या हो जाएगा आर, हेंस आई विल बी लेस देन आर। यानी यहां से पता चला कि आर होगा ग्रेटर, आर होगा ग्रेटर। तो सबसे पहले भैया जिधर जा रहा है सीधा लाइन खींच दो, खींच दिए, तो ये टोटल आई है, तो ये टोटल आई हो गया। आर को क्या बनाना है हमें, ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब हमें दूर फैला के बनाना होगा। हेंस पता चल गया कि जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर, यानी इट हैज टू मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रीजन हो गया। तो बिना डेफिनेशन पढ़े वो रीजन क्लियर ही नहीं होगा कि क्या है। नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई। सर पढ़ तो लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अभी देखते बच्चों, सब क्लियर होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिर्फ मैं म्यू लिखूं तो इसका क्या मतलब होता है, सोचो। तो सिर्फ म्यू लिखूं तो इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं है तो ए और नीचे कुछ नहीं है तो कोई मीडियम है, क्या है, मीडियम है, ठीक है। अब डेफिनेशन हम लोग पढ़े स्पीड ऑफ लाइट में, एयर है ऊपर तो ऊपर हो जाएगा, क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। मीडियम है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट इन मीडियम। हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वो फिक्स होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको कि हम c से डिनोट करते हैं, c से। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या है, मीडियम। तो ये जो c है बच्चों, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये तो चेंज होता नहीं है। कितना है, इस एयर में फिक्स है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हर मीडियम का अलग अलग, जैसे शीशा में गया तो अलग स्पीड, पानी में गया तो अलग स्पीड, शहद में गया तो अलग स्पीड, ये चेंज होगा। लेकिन एयर वाला जो क्या चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये म्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, c/Vm। c अगर कांस्टेंट है तो भैया म्यू विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। देख लो जरा, यानी अब हमें समझ में यहां से आ रहा है क्या, कि अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में होगा कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन है, क्लियर हुआ। और अगर ये स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में है ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा, कम। तो जरा इसको समझते हैं क्या इसका मतलब हुआ। तो बोले इफ़ Vm इज लेस, तो सोचो लाइट का स्पीड अगर किसी मीडियम में कम हो जाए तो लाइट को वो कैसा नजर आता है, डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर होगा। यानी कि कैसा है ये, ऑप्टिकली मतलब लाइट का, ठीक है, कैसा हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया, ऑप्टिकली
डेंसर मीडियम हो गया। देखो जरा ना, लाइट का स्पीड कम तो भैया लाइट को डेंसर लगा, और अभी हम देख रहे हैं अगर ये कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ से हमें समझ में आ गया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमें नहीं पता, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अगर उसका वैल्यू ज़्यादा हो तो समझ जाइए कि लाइट क्या है, लाइट को लगेगा वो डेंसर मीडियम है। और अगर कम वैल्यू रहेगा तो वो लाइट को लगता है क्या है, वो रेयर मीडियम जैसा लगता है। यानी इसका एक बेनिफिट हो गया बच्चों, क्या हो गया इसका एक बेनिफिट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, अगर म्यू ज़्यादा मतलब मोर डेंसर, क्या हो जाएगा, मोर डेंसर होगा। किसके लिए, लाइट के लिए, हमारे लिए नहीं, लाइट के लिए, फॉर लाइट। दो इंसान था ना, एक हम और एक लाइट, लाइट के लिए ऐसा है। तो मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 1.2 है, किसी मीडियम का 4.7 है, मान लो। तो इसका क्या मतलब हुआ, बोले जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ना तो ये हो जाएगा मोर डेंसर हो जाएगा कंपैरिजन में, और ये हो जाएगा क्या, लेस डेंसर, लेस डेंसर। तो जो मोर डेंसर होगा वहाँ पर लाइट का स्पीड क्या होगा, सोचो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, हम क्या समझे, मोर डेंसर है, डेंसर है यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होने जा रहा है, कम होने जा रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा कम, इसमें स्लो चलेगा, यानी शीशा जैसा समझ सकते हो। इसके कंपैरिजन थोड़ा क्या है, लेस डेंसर है, तो लाइट उड़ाते हुए जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगा। तो ये मतलब हो गया, यानी कि कभी आप टेबल में वैल्यू देखोगे, शीशा का ये है, पानी का ये है, तो समझ जाना लाइट वहाँ धीरे चलेगा लाइट वहाँ तेज से चलेगा, उसके लिए रोड खाली है, उसके लिए रोड पर घना आबादी है जहाँ पर गाड़ी उसका स्लो चली। ठीक, ये देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन ब्रेक्ड इनटू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना शॉर्ट में अब ऐसे लिखूंगा, ठीक है। रिलेटिव बोलने का मतलब ये होता है कि कोई भी दो मीडियम, एनी टू मीडियम उठा लो, ठीक। एब्सोल्यूट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलने का मतलब क्या होता है, एक मीडियम होगा एयर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऑफ मीडियम 1 अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, μ1, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है का मतलब होता है एयर। एब्सोल्यूट का मतलब है एयर, मीडियम 1 का लिख लो, मीडियम 1, यानी ऊपर जब एयर का है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 होता है, तो समझो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली ये किसका आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का आता है। क्या मैं ये कह रहा हूं वो समझो। एक लड़का है, उसका नाम अनिल है, उसका फिजिक्स का एग्जाम हुआ, 100 नंबर में वो 40 नंबर लाया। अनिल एक लड़का है, उसका 40 नंबर आया, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनिल। तो एग्जैक्ट म्यू ऑफ अनिल लिखो भैया। तो एक नहीं लिखा रहता तो वो एयर समझ लो, है ना, उसको हटा ही देते हैं। तो ये अनिल का मार्क्स हो गया। अगर मैं दूसरा लिखूँ एब्सोल्यूट जैसे ही बोलूँ तो समझना अलग अलग लड़का की कहानी है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, सिर्फ 2 का बात करें, ठीक है, तो न है कुछ तो विथ रेस्पेक्ट टू एयर है ये, तो यानी ये हो गया μ2, सिर्फ μ2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। ये किसका, तो ये अनिल है, तो ये सुनील हो गया है ना, मेरे भैया का नाम सुनील ही है, तो एक अनिल तो एक सुनील हो गया। अलग अलग इंसान की कहानी है। ये क्या है, तो रिलेटिव हो गया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये विथ रेस्पेक्ट टू ये, यानी कि अनिल पढ़ने में तेज कि सुनील पढ़ने में तेज, अनिल को ये कि है ना कंपैरिजन, ये तो दैट इज नोन एज रिलेटिव। तो बोलता है क्या बच्चों, अभी तक हमने 3 डेफिनेशन पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंगल्स के रूप में कैसे लिखोगे, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे। इसको वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिखोगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ में कैसे लिखोगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही हमें तोड़ना है, तोड़ना है। ये है दुकेला, ठीक है, 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और ये अकेला अकेला, मैं इसको क्या बोलता हूँ, अकेला अकेला, अकेला अकेला। तो दुकेला को अगर हमको तोड़ना हो अकेला अकेला में, हाउ विल यू ब्रेक। तो मेरा टॉपिक ऐसा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन ब्रेक्ड इनटू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ टू राइट। ठीक है, लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखोगे, सबको वेलोसिटी के रूप में लिखो। 1 μ2 कैसे लिखोगे वेलोसिटी में, डेफिनेशन पढ़े हैं, ऊपर ऊपर, तो भैया v1, 2 है नीचे तो 2 नीचे हो गया, इक्वेशन 1। ठीक है, सिर्फ μ1 लिखना चाहोगे तो इसका मतलब ही होता है ऊपर कुछ नहीं है तो एयर। तो कैसे स्पीड लिखोगे, एयर का स्पीड क्या होता है, c से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ है, c से, 3 × 10⁸। नीचे 1 है तो ये हो गया v1। ठीक है, सिमिलरली अगर μ2 है तो इसको क्या लिखोगे, μ2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, कुछ नहीं है तो एयर का c नीचे हो गया v2। क्या हो गया, c/v2। ठीक है,
आ जाओ। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। करते क्या है बच्चों, μ2 बटे μ1 जरा हम लिख करके देखते हैं कि क्या होगा। तो μ2 बटे μ1 अगर करे तो μ2 मतलब देखो अब डायरेक्ट देखते, पीछे देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ ऊपर क्या है एयर, तो यानी कि C, नीचे क्या है V2, तो C बटे V2 होगा इसका फॉर्मूला। μ1 मतलब यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो एयर, अच्छा नीचे क्या है V1, ऐसा होगा, यही चीज उठा के लिख रहे हैं। तो μ2 बटे μ1 जब हम करते हैं अकेला अकेला का कुछ रेशियो किए तो ऐसा आया, तो C चला गया, तो सबसे नीचे V1 है, किधर चला जाएगा, V1 चला गया ऊपर, बटे V2 हो गया, बटे V2 हो गया। ये क्या निकाल रहे हैं, μ2 बटे μ1। गौर करो व्हाट इज V1 बटे V2, व्हाट इज V1 बटे V2, भैया V1 बटे V2 तो ये रिलेटिव वाला आ गया। कैसे लिखते हैं, 1 1 2 2, यानी ये हो गया, देखो 1 म्यू क्या लिख दोगे इसको 2। क्लियर हुआ क्या, कैसे डिराइव किए, अकेला अकेला को लिख करके उसका रेशियो निकाल दो, वो दुकेला हो गया है ना। हेंस हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन गेट्स ब्रेक्ड इनटू अकेला अकेली, देन देखो क्या हो रहा है, तो बोले ऊपर 1 है ना तो 2 आया हुआ है, ओ और ये 2 होता है ना तो ये 1 आया हुआ है, क्या आया हुआ है 1। यानी ये एक ऐसा टॉपिक हो गया ना, ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे न है। 3 हमने डेफिनेशन पढ़ा था, एंगल्स, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ में, वो तीनों एक ट्रिक था कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे। ये कैसा है भाई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही तोड़ना है, तो सीधा नहीं है, यानी 1 1 नहीं है, उल्टा है। यानी ये कैसा है बच्चों, उल्टा। कैसा है ये, उल्टा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस अभी पढ़ते जाओ धीरे धीरे, बहुत सारा टॉपिक है। तो व्हेन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट्स ब्रेक्ड इनटू अकेला अकेली, देन उल्टा, तो बस हो गया। अब ये बोलेंगे हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लो कि देन उल्टा, ये पूरा हेडिंग ही ऐसे लिखना, ठीक है, कि व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट्स ब्रेक्ड इनटू अकेला अकेली मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन उल्टा, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि कभी भी मान लो मेरे को वाटर म्यू ग्लास अगर लिखा हुआ हो, हमको अकेला अकेले में तोड़ना हो, ग्लास अलग वाटर अलग, तब क्या करें, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव, अकेला अकेले में तोड़ना, देन उल्टा, उल्टा मतलब वाटर है तो ऊपर ग्लास लिख देंगे, नीचे ग्लास है तो वाटर लिख दो, पलट करके लिख दो, हो गया, बस खत्म। समझ में आ रहा है, हाँ। नेक्स्ट देखो बच्चों की न्यूमेरिकल को बनाने का तरीका, तो शॉर्ट ट्रिक टू अप्लाई फॉर्मूलाज इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, सिंस हमने ब्रेकिंग सीख लिया है। तो 3 चीज पढ़े थे ना, एक एंगल्स के टर्म्स में, स्पीड के टर्म्स में और वेवलेंथ। यहां देखते हैं जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। तो देखो क्या है, 1 μ2 जो है, 1 से लाइट कहाँ जा रहा है 2 में, लिखते हैं कैसे हैं, एंगल्स के रूप में बोले तो साइन आई बटे साइन आर लिखेंगे। देख लो जरा, 1 में बन रहा है I1, अच्छा I1 बटे I2 मैंने लिखा है ना, चलो कोई बात नहीं, तो ये I1 है, ये I2 हो जाएगा। तो 1 में I1, 2 में I2, ऊपर ऊपर 1 में I1, 2 में I2 हो गया। और ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है व्हेन गेट्स ब्रेक्ड इनटू अकेला अकेला, देन उल्टा, तो उल्टा मतलब ऊपर है 1 तो आ जाएगा μ2, और नीचे है ऐसे तो पलट देंगे तो 1 2 2 1 हो गया अकेला अकेले में। तो ये आ रहा है कितना, साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन I2। तो भैया हमें समझ में आया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, μ1 साइन I1 विल बी इक्वल टू μ2 साइन I2। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी आसान तरीका हो गया। एक तो इसको कैसे लिखते हैं उसका ट्रिक हमने देखा कि 1 से 2 में गया ऊपर ऊपर ऐसे। दूसरा होता है न्यूमेरिकल को बनाना हो तो ये और आसान है, अकेला अकेला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ होता है, जिससे पता चलता कौन डेंसर है कौन रेयर है, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, मान लो μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2। कैसे न्यूमेरिकल बनाना है भाई एंगल्स के टर्म्स में, तो μ1 लिखो साइन इसका एंगल, μ2 इसका लिखो तो इसका एंगल, क्योंकि भैया डेफिनेशन तो हम देखे हैं सीधा सीधी होता है, सीधा सीधी होता है, ये इंटू साइन I1, ये इंटू साइन I2, लिखते जाओ जितना मीडियम से जाता है, खाट खाट खाट, ठीक है। अब जैसे एंगल्स के लिए मैंने किया ना, दूसरा क्लिक करता हूं स्पीड ऑफ लाइट के लिए। तो लेट रे ऑफ लाइट 1 से गया 2 में, 1 से गया 2 में, एंगल्स ये बना रहा है V1 और V2 है, तो कैसे लिखेंगे, 1 से गया 2 में तो ये होता है V1 बटे V2, ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे लिख दिए। लेकिन ये रिलेटिव गेट्स ब्रेक्ड इनटू अकेला अकेली, देन उल्टा, तो भैया μ2 बटे μ1 हो जाएगा। तो ये हो गया V1 बटे V2,
इसको ब्रेक करके लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। देखो म्यू1 v1 आ रहा है इक्वल टू म्यू2 v2। कितना अच्छा बात, कितना अच्छा बात, सीधा सीधी है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो भी रहे, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, तो म्यू1 v1 इक्वल टू म्यू2 v2, खत्म। सिमिलरली अगर हम वेवलेंथ में बोलेंगे तो क्या होगा, तो देखो वेवलेंथ में बोलोगे बच्चों तो कैसे होगा, है ना। इसका मान लो है म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू2, लिखो 1 म्यू2 क्या होता है वेवलेंथ में, λ1 बटे λ2 होता है। ये डेफिनेशन से हमने देखा, ठीक है। इसका भी कुछ अंदरूनी रीजन है, बताता हूँ अभी। इसको रिलेटिव को ब्रेक करते हैं अकेला अकेली में, तो देन उल्टा, हिंदी याद रखना, दुकेला गेट्स ब्रेक इनटू अकेला, देन उल्टा, उल्टा कर दिए, इक्वल टू हो गया λ1 बटे λ2। हेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो म्यू1 λ1 इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू2 λ2। ये भी कैसा हो गया भैया, सीधा सीधी हो गया, 1 1 2 2। ये लिखो इसका वेवलेंथ, ये लिखो इसका वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ का जो डेफिनेशन आया बच्चों, कहाँ से आया, इसका एक चीज बताऊं आप लोग को। देखो बड़ा अच्छा चीज बताता हूं, देखो क्या वेवलेंथ वाला आता कहां से, ध्यान से देखना। तो 1 म्यू2 जो है ना वो हुआ क्या, v1 बटे v2, ऊपर ऊपर नीचे नीचे छाप दिया डेफिनेशन। सिंस v बराबर होता क्या, तो v बराबर हमने देखा था कि f लैम्डा होता है। क्या होता है, f लैम्डा। तो मान लो कि v1 है तो f1 लैम्डा 1, v इक्वल टू f लैम्डा। 2 है तो क्या हो जाएगा, f2 लैम्डा 2 होगा। लेकिन हमने एक चीज़ देखा था कि भैया जब आज तक का जो चैनल है उसका जब सिग्नल नोएडा से, एक मीडियम है नोएडा से, जब वो रेडिएट हुआ तो उसका फ्रीक्वेंसी अगर है मान लो f, तो अगर शीशा में अगर चला जाता है ना तो भैया वो आज तक ही रहता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला वाला मीडियम में अगर फ्रीक्वेंसी है बच्चों कितना f, तो दूसरा में भी क्या होगा, f ही होगा। हेंस जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ये जाएगा कट। हेंस समझ में आता है कि क्यों डेफिनेशन ऐसा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 v1 बटे v2 वही था λ1 बटे λ2। क्लियर हुआ, रीजन भी कहाँ से आया था वेवलेंथ, तो एक्चुअली उस रिलेशन से आया था, ठीक है। इसीलिए बन गया ऊपर ऊपर नीचे नीचे छाप दो। तो बहुत सारा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। देखो स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 है इंटू 10⁸, उसके बाद पानी में जाता है 2.25, ग्लास में गया तो 2 हो गया। तो जैसे ही मीडियम इसमें गया, स्पीड ऑफ लाइट गया घट, जितना घटेगा वो मोर डेंसर होते जाएगा। और हमको पता है अगर डेंसर होते जा रहा है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होते जा रहा है। ध्यान से देखना, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, हो गया मोर डेंसर, देखो वैल्यू बढ़ जाता है। पानी में कितना 1.33, और जब शीशा में गया तो वो हो जाता है 1.5। इसका मतलब कि सिंस शीशा में 3/2 होता है 1.5 बच्चों, तो इट इज मोर डेंसर, ऑप्टिकली मोर डेंसर देन वाटर, एंड दिस इज मोर ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। तो इसको कृपया करके आप याद रखिए, लर्न, जैसे आपको अपना नाम याद है ना, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, ऐसे याद रखिए। एक पानी में गया 4/3, जिसको भागा देते हैं तो 1.33, ग्लास में हो गया 3/2 यानी कि 1.5। कभी भी जरूरत पड़ेगा तो लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और चीज है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब ही समझ में आ रहा है, रिवर्स होना। यानी मान लेते हैं कि एयर से एक बार चला जाए लाइट ग्लास में, कुछ ऐसा हम सेटिंग करते हैं जिससे लाइट ना ग्लास से फिर से आ जाए एयर में, तो लिखोगे कैसे, देख लेते हैं। तो एक मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 में मान लो रे ऑफ लाइट आया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेंसर में चला गया, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बोलेंगे जब लाइट 1 से 2 में जाएगा बच्चों, 1 से 2 में जाएगा, लिखोगे कैसे, तो बोले भैया 1 μ2 एंगल्स के रूप में लिखना है, सीधा सीधी। 1 में कौन सा एंगल बन रहा है, आई, तो ये हो जाएगा साइन आई, और 2 में कौन सा बन रहा है, साइन आर, तो ये हो गया ऐसा, इक्वेशन 1। करते क्या है, जैसे रे ऑफ लाइट यहां गया ना, यहां पर क्या करते बच्चों, एक प्लेन मिरर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक प्लेन मिरर। देखो क्या लगा है, प्लेन मिरर। और इस तरह से प्लेन मिरर लगाते हैं ना, सच दैट वो जो लाइट है, वो जो रे ऑफ लाइट है ना, वो नॉर्मली इंसिडेंट हो। अब एक आईना हो,
एक रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तो हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो भैया क्या कर जाएगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसी लाइन पर, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर उसको हम नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0। ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, वापिस इधर से जाते हुए इधर चला जाएगा। यानी कि उसी रास्ते पर जैसे रे ऑफ लाइट 1 से 2 आया था तो हमने देखा ऐसा। अब क्या हो, व्हेन ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड, नाउ लाइट इज मेड टू पास फ्रॉम किधर, 2 से 1 तक, कैसे, उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं लाइट जा किधर से किधर रहा है, तो बोलेंगे 2 से 1 प्लेन मिरर रखने के बाद। ठीक है, तो होगा क्या, बोलता है कि अगर 90 डिग्री पर ऐसे रख दिए ना प्लेन मिरर को, तो लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस कर देता है, और ओरिजिनल मतलब पाथ पर क्या होता है, वो वापस आ जाता है। दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्स कर जाता है अपने रास्ते पर। ठीक है, तो एक बार देख लो क्या है डेफिनेशन जरा। तो इट स्टेट्स दैट इफ द फाइनल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट मतलब ये इनिशियली गया, ये फाइनल गया। ठीक है, अगर इसको किसी तरह से रिवर्स करा दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर सफरिंग सेवरल रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस जैसे है, देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, क्या एग्जैक्टली उसी रास्ते पर ये आ जाता है। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा सर, देखो करते हैं। अब 2 से 1 में जा रहा है, तो लिखो कैसे, 2 से 1 में जा रहा है, देखो जरा, 2 से 1 सीधे चला गया। एंगल्स में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट ट्रिक याद है, नो रटंती विद्या। 2 है, 2 का एंगल छाप दो, 2 का एंगल क्या है, साइन आर। ठीक है, सीधा सीधी होता है। 1 का एंगल छाप दो, 1 में बन रहा है साइन आई, तो हमने लिख दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 म्यू 2 जो भी है इनटू कर दो दूसरा इक्वेशन। ठीक है, 1 इंटू 2 मतलब इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करते थे। LHS मल्टीप्लाई कर दिए, RHS में क्या है भाई, तो ये है साइन आई बटे साइन आर, और इनटू है साइन आर बटे क्या है, साइन आई, क्या है, साइन आर बटे साइन आई। देखो बच्चों, साइन आई कट गया, साइन आर कट गया, तो आंसर क्या बच गया, इधर बच गया 1। यानी हम लोग लिख कैसे सकते हैं कि 1 म्यू 2, देखो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 जो है क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया 1। यानी कि 1 से जाता है 2 में, फिर से रिवर्स के 2 से 1 में, तो दोनों को प्रोडक्ट हो गया 1। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 1 म्यू 2 लिखोगे तो सिर्फ 1 म्यू 2 क्या होगा, तो ये वाला पूरा पैरामीटर किधर आ जाएगा, नीचे, तो जो है उसको किधर लिख दो, नीचे। तो ये लिखने का क्या हो जाता है तरीका, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कभी रे ऑफ लाइट मान लो जा रहा है 1 से 2, और किसी को अगर लिखना हो 2 से 1 जा रहा है उल्टा, अगर उल्टा लिखना हो तो भैया तुम पलट दो, कैसे लिख, उल्टा बोलना है 2 से 1 तो पलट करके लिख दो, तो दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, ये एक रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट का यूज कैसे करना है बच्चों, मान लो कभी दिया रहेगा वाटर म्यू ग्लास, अगर हमको पलट करके लिखना है तो हम क्या कर देंगे, पलट दो इसको भी, तो ग्लास म्यू वाटर के बराबर हो जाएगा। दो वाटर से ग्लास पलट दो, तो पलट के लिखो। ठीक, अब देखो होता क्या है, एयर म्यू वाटर अगर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 4/3 होता है। ठीक है, अगर बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 होता है, इसका मतलब क्या है, मतलब है कि विथ रेस्पेक्ट टू एयर सिर्फ पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। क्या मतलब हुआ, मतलब एब्सोल्यूट, एक इंसान के बारे में बात करें सिर्फ पानी के बारे में, तो जब कुछ नहीं लिखा रहता तो मतलब क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ऐसा होता क्या है सवाल में ना, जनरली कभी कभी ऐसा दे के रख देगा बच्चों कि वाटर म्यू एयर जो है ना ये है 3/4 गिवन, ऐसे लिख देता है। गिवन इन क्वेश्चन कैसा रहता है, वाटर म्यू एयर 3/4, तो ये जब भी रहे तो समझो कि वो उल्टा लिखा हुआ है। तो वाटर म्यू एयर, हमेशा एयर रहना किधर चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू किधर, ऊपर, तब जाकर के हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो जब भी ऐसा लिखा रहे समझो कि उल्टा लिखा हुआ, भैया एयर ऊपर रहना चाहिए, तब हम लोग बोल पाते हैं कि वो किसका, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसको पलट करके लिखना होगा। तो वाटर से एयर इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मतलब समझो कि मीनिंगलेस चीज़ है। पलट करके लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 1 पलट दो तो एयर म्यू वाटर हो गया। ध्यान से देखना, सिर्फ मैंने इसको पलटा है, फॉर्मूला से इसको नहीं पलटना है, मैंने इसको पलटा है, इधर तो ठीक है जो है सो है ना, हाउ इट कैन बी रिटन। अब ये मेरे लिए काम का चीज़ हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट करें तो बच्चों देखो ये हो गया 4, अब वो हो जाएगा 3 टाइम्स क्या हो जाएगा एयर म्यू वाटर, हैंस एयर म्यू वाटर देखो कितना हो जाएगा, तो 3 इधर आ जाएगा, यानी कि 4/3 जो मेरे काम का है। तो जब भी ऐसा दिया रहे हाउ टू कन्वर्ट इनटू सीधा जो मेरे काम का चीज़ हो, तो भैया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाइए और कैलकुलेट करिए। आओ सवाल बनाते हैं जरा, ठीक है। देखो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर इन एयर, ठीक है, इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5, है ना। देखना बड़ा अच्छा, क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, ये वेवलेंथ बस दे के रखा है एयर में, बोलता क्या फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा यानी कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे के रखा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है 1.5। हम क्या समझते हैं कि सिर्फ मीडियम, ऊपर कुछ नहीं बोला का मतलब क्या होता है, एयर। क्या होता है बच्चों, एयर, यानी कि वो गिवन है। देखो कैसे मतलब होता है, लैंग्वेज में सिर्फ लिखता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1.5 है, हम क्या समझे, तो बहुत कुछ समझे 1-1.5 घंटा में है ना। तो मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एरिया, ठीक। बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, यानी हमसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन और स्पीड हमें चाहिए, तो क्या करें हम, डेफिनेशन का पार्ट है ये, डेफिनेशन कैसे होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो मैं क्या करूं, तो बोले भैया देखो एयर म्यू, सॉरी हाँ ठीक है, एयर म्यू मीडियम ऐसे कुछ है, तो एयर का स्पीड छाप दो ऊपर, मीडियम नीचे है तो मीडियम का नीचे छाप दो ऊपर ऊपर नीचे नीचे। इसका वैल्यू गिवन है 1.5, वेलोसिटी ऑफ स्पीड, क्या मैं बोल रहा हूँ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वो फिक्स होता है कितना, 3 × 10⁸, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर, तो 3 × 10⁸ भागा कितना आ रहा है 1.5, ठीक है। तो ये पहला पार्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो ये डेसिमल जाएगा तो ऊपर एक 0 लगा दे, देखो ये गया तो इतना हो गया, ठीक है। तो 30/15 × 10⁸, 15 दूना 30, यानी कि मीडियम में कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। तो ये जो हुआ वो था फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन, ठीक है। आ जाओ दूसरा पार्ट देखते हैं। बोलता क्या, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन द गिवन मीडियम। ओ, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम हमसे पूछा जा रहा है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम क्या होगा, और सवाल में दे के रखा था कि लैम्डा जो है ना इतना नैनोमीटर है एयर में, यानी वेवलेंथ इन एयर था 750 क्या नैनोमीटर। तो हम क्या जानते हैं, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखता है सवाल में और वेवलेंथ पूछता है, यानी कि वो डेफिनेशन वाला लगा दो। तो डेफिनेशन कैसे सीखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर कैसे होगा, ऊपर ऊपर, तो ऊपर छाप दो, ये मीडियम नीचे छाप दो, ये वैल्यू दे के रखा है 1.5, लैम्डा एयर 750 नैनोमीटर, नीचे हमें नहीं पता। देखो कितना आसान है ना। तो अगर ढंग से अगर पढ़ोगे बच्चों, कॉन्सेप्ट भी प्लस शॉर्ट ट्रिक भी, तब महानता है। नहीं तो खाली कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो ट्रिक गायब हो गया, है ना, फिर कोई फायदा नहीं, बार बार कॉपी पीछे पलटा रहे फॉर्मूला के लिए। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पढ़ लिए तो फिजिक्स से ही गायब हो गया, कोई पूछ दिया तो हमें कुछ नहीं पता, वो रटंती विद्या हो जाता है। ऐसे पढ़ोगे तो समझंती प्लस रटंती दोनों में हम ठीक ठाक है ऐसे पढ़ो तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा 750 नैनोमीटर भागा कितना 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 775, ऐसे 10 है, एक और 10 आ जाएगा ना, ये वाला तो हटा दिया, डिवाइडेड बाय कितना 15, डेसिमल हटाओ, एक और 0, तो 15 × 5 कितना होता है 75, यानी कि 500 नैनोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेव ऑप्टिक्स में भी इसका सब जरूरत पड़ेगा। वहां पर क्या करता है, कोई अपैरेटस को उठा के पानी में डुबा देता है, बोलता बताओ वेवलेंथ क्या होगा, तो यही चीज यूज करेंगे। चलो दूसरा सवाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। रुक जाओ, क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ऊपर लिख दो, कितना दे के रखा है भैया 9/8। ये क्या है, दुकेला है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये कितना है 3/2। सिखाए थे सिर्फ विथ रेस्पेक्ट टू एयर हो ना, तो समझो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, मत लिखो, यानी कि सीधा सीधा ये एब्सोल्यूट ग्लास का है 3/2। बोलता फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यानी वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर बोला है कि क्या होगा, इट मीन्स हमें निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताओ।
विथ रेस्पेक्ट टू एयर मत लिखो। यानी कि दिस इज अकेला अकेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, ये दुकेला है। तो व्हेन दुकेला गेट्स ब्रेक्ड इनटू अकेला अकेली देन उल्टा। यानी हम लोग लिखे कैसे, ठीक है, देखो वाटर ऐसे ग्लास है तो ग्लास चला जाएगा ऊपर, वाटर आ जाएगा नीचे। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही ब्रेक करते हैं, रिलेटिव को अकेला अकेले में देन उल्टा कर दो। वाटर ऊपर था नीचे चल गया ग्लास ऐसे, ये हो गया 9/8। हमें वाटर चाहिए तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आ जाएगा 8, तो 8 म्यू जी इक्वल टू 9 म्यू डब्ल्यू। यानी कि म्यू डब्ल्यू अगर बोला जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8/9 म्यू जी। ठीक है, देखो 8/9 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है ये 8/9 म्यू जी कितना है 3/2, तो 2 चौक 8, 3 तिया 9, यानी कि 4/3। और हम लोग जानते ही है कि पानी का कितना होता है 4/3 होता है, पानी का कितना होता है 4/3 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, चलो ये देखते हैं जरा क्या है। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। एंगल ऑफ डेविएशन मिरर्स में भी पढ़े थे पूरा, 1 मिरर 2 मिरर का। रिफ्रैक्शन में देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे। तो कोई एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, एयर में इंसिडेंट है 30 डिग्री पर, ग्लास में चला गया, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे सब म्यू जी दे के रखा है। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन होता है क्या कि भाई ओरिजिनल जो है ना लाइट जा किधर रहा था, अगर ये ग्लास नहीं रहता ना तो ये जाता ऐसे, तो दिस इज क्या है ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। डेविएशन कहते किसको है कि ओरिजिनली गए थे आईआईटी का तैयारी करने के लिए हम, है ना, अपने गांव से शहर में, और वहां जाकर के मस्तीगिरी करने लगे, डेविएट कर गए अपने रास्ते से, फाइनली हम इधर तैयारी करने लग गए। तो कितना डेविएट कर गए जिससे आईआईटी नहीं निकला, तो इतना एंगल हम डेविएट कर गए पापा, इसीलिए मेरा नहीं निकला आईआईटी, है कि नहीं? सही डेफिनेशन है। तो ओरिजिनल डायरेक्शन देख लो कि क्या था, घर से क्या मकसद लेके गए थे, और फाइनली जो है ना क्या कर रहे हो, कितना डेविएट किए। तो ज़िंदगी में हमारा डेविएशन अगर 0 डिग्री हो जाए तो समझो कि क्रैक एग्ज़ाम, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे साथ भी नहीं हुआ, है ना, थोड़ा डेविएट कर ही जाते हैं, दुनिया गोल है। ठीक, तो ये हो गया डेविएशन। कैसे निकालेंगे, तो बोले देखो भाई ये है नॉर्मल, ठीक है, और ये है ऐसे, तो ये अगर 30 डिग्री तो ये भी टोटल कितना होगा 30 डिग्री होगा, देखो कितना होगा टोटल 30, तो 30 हो गया। तो आर निकलेगा कैसे, सॉरी आर तो निकाल लेंगे, ये डेल्टा कैसे निकलेगा, बोलेगा टोटल एंगल है 30 डिग्री में से आर माइनस कर दो, यानी एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा टोटल 30 डिग्री माइनस क्या कर देंगे आर, टोटल 30 डिग्री में से आर माइनस कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें भाई, हमें आर चाहिए और एयर है, ग्लास है, तो पता चल गया लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, आर चाहिए, तो कितना मस्त देखो न्यूमेरिकल बनाने का तरीका है ना न्यूमेरिकल्स के लिए। एयर है तो म्यू एयर, और ये एंगल लिख दो, ये ग्लास है ये लिख दो, कैसे सिखाए थे याद है, μ1 एंगल में है ना, तो μ1 sin I1 इक्वल टू μ2 sin I2, सिंपल से एकदम, μ2 sin I2। ये क्या है भाई, एयर का है तो एयर का छापो, तो साइन एंगल किसका, एयर का छाप दो, कितना डिग्री, देखो 30 डिग्री। उसके बाद चला गया ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का छापो क्या है, और साइन कितना एंगल बना रहा है रिफ्रैक्शन आर, उधर आई बनाया इधर आर बनाया, जो बनाया सो बनाया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, साइन 31/2 हो गया, ग्लास का 3/2 दे के रखा है, साइन आर हमें नहीं पता, यानी कि ये देखो 2 चला गया, तो आंसर आ जाएगा 1/3 इक्वल टू साइन आर, यानी कि साइन आर है कितना 1/3, व्हाट इज आर, तो ये हो जाएगा बच्चों, उधर जाएगा क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स लिख दोगे 1/3, लिखोगे कि नहीं बताओ, क्या लिख दोगे, साइन आर इक्वल टू 1/3, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, जो भी आए एंगल यहाँ पर रख देंगे। हेंस डेल्टा अगर हमें निकालना होगा तो डेल्टा आ जाएगा कितना 30 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1/3, 1/3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इतना मैंने बताया, एक थोड़ा सा हाई लेवल का, थोड़ा सा, हालांकि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है बच्चों, लेकिन मैं देता हूँ आप लोग को होमवर्क, ठीक है, कमेंट में बताओ कि क्या होगा, लेकिन इसको मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही, नेक्स्ट लेक्चर सॉल्यूशन, ठीक है, देख लेना क्या है भाई। तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट है, पता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट क्या है, एक है परमिटिविटी, एक है परमिएबिलिटी, ठीक है, और फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन और म्यू क्या है, तो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज इन ए मीडियम। तो ये जो नॉट लगा हुआ होता है पता है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम का है, सिर्फ एप्सिलॉन लिखे यानी मीडियम का है, सिर्फ म्यू लिखे यानी मीडियम का है। बोलता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज क्या, क्या पूछा है हमसे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होगा। देखिए कि कौन कौन लोग जो है ना, एक चैलेंज है बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना जरा, ठीक है कि इसका आंसर क्या होगा। अगले लेक्चर में इसका वीडियो सॉल्यूशन में बताऊंगा, ठीक। देखिए कौन कौन दिमाग लगा सकता है। सी वी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू एप्सिलॉन, बोल दिया मैंने जो बोलना था, इसी में कुछ कुछ तिकड़िम लगाना है, ठीक है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसका यूज़ हम अगले लेक्चर से करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते, थैंक यू।